बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी आज हमारे साथ मौजूद है, जरा उससे खबर भी लेते हैं इलेक्शन में क्या हुआ। इलेक्शन की उसे हमने इस्लामाबाद के जो इलेक्शन है उसकी खबर लेनी है। तो हरमीत, पहले तो आपकी तरफ चलते हैं। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं बिल्कुल ठीक। और आपने इलेक्शन का जिक्र किया तो इलेक्शन लाहौर की तरह ही मुतनाज़ा करार दे दिया गया, जिसमें भरपूर तरीके से धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं। और जो वीडियो आ रही है उस पर भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि सहाफ़ी जो उमूमन औरों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, अपने हक़ के लिए हमेशा हम चुप ही रहते हैं। और ऐसे ही हुआ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। तो बहरहाल बहुत लोगों के का मेरे बारे में काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा, बहुत ज़्यादा वोट मुझे मिले हैं, मैं तमाम तर दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। बट ये था कि हमारा पैनल और जिस पैनल के साथ मुकाबला था तो उसमें बहुत ज़्यादा ये हुआ कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें बल्कि ज़्यादा मायूसी हुई, और जो वीडियो सामने आ रही है उससे और मायूसी बढ़ रही है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनमें भी चीज़ें, जिस तरह से लाहौर के इलेक्शन तो दोबारा हुए थे, मतलब एक बार फिर पोस्टपोन कर दिया गया था, उनको कैंसिल कर दिया गया था रादर, तो इस्लामाबाद के भी इसी तरह कैंसिल होकर दोबारा होंगे अब? रऊफ साहब, कल इंशाल्लाह आज ही दोपहर को एक नया लाहेमत बनेगा, जिसकी एक नई जो हमारी इत्तेहादी हैं, हम सारे हमारी कोशिश होगी कि कैंसिल तो बाइकाट तो हमने पहले कर चुके हैं, क्योंकि गवर्निंग बॉडी में अगर हम देखें तो जिस तरह जो वीडियो सामने आई है उसमें अब बिल्कुल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि टिक मार्क की जैसे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह बासानी हर बंदा अपने कैंडिडेट को जिस तरह वो टिक मार लगाए जा रहे हैं, और साथ साथ में वो वीडियो भी वायरल हो रही है। तो ऐसे में तो हमने पहले बाइकाट कर दिया था इलेक्शन से। और जिस तरह जनरल सेक्रेटरी और सदर की सीट हम पहले जीत चुके थे, और अचानक रिजल्ट जो है जाली वोट डाल दिए गए, 196 वोट ऐसे डाले गए। साथ साथ में तकरीबन कुछ सहाफ़ी जो है वो ये गिला शिकवा करते भी नजर आए कि हमारा वोट किसी और ने दिया है, पोल किया है। तो ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। का हम नया हमारी कोशिश होगी कि जी बिल्कुल अफसोसनाक है कि मतलब छोटे से इलेक्शन जिसमें मतलब कोई बहुत ज्यादा उम्मीदवार भी नहीं होते और बहुत ज्यादा जिसमें मेंबर भी नहीं है, वोट डालने वाले भी बहुत ज्यादा, वोट डालने वाले भी थोड़े होते हैं, तो मतलब उनमें अगर इस तरह के इख्तलाफात आ जाएं अफसोसनाक है, मतलब ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज जो मैंने देखी सोशल मीडिया और फेसबुक पर, कुछ लोगों ने वोट डालते हुए अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर की थी। मेरे अपने कुछ कॉलीग्स थे जो इस्लामाबाद में काम करें, प्रेस क्लब गए, वहां पर बैलेट अपना वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने बैलेट पेपर को रोल किया और उसके बाद उन्होंने बाकायदा पिक्चर्स उतारकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। सो हमें याद है, अच्छा हमारा जो पहला प्रेस क्लब का इलेक्शन कैंसिल हुआ था वो भी दोबारा जो हुआ था उस पर हरमीत मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी और हमारे फोन्स बाहर रख लिए गए थे। सो मैं ये हैरान थी कि यहाँ जो जहां पर पोलिंग एरिया है, जहां पर लोग आकर वोट कास्ट कर रहे हैं, हाउ कम कि वो अंदर अपना फोन लेकर आए और उसके बाद प्रॉपर बैलेट पेपर हाथ में है और उससे पिक्चर्स उतरवा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसको बाद में पोस्ट भी किया। मेरे ख्याल में ये भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन लाहौर मैं समझता हूँ कि इसको शफाफ बनाने के लिए रऊफ साहब कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका आईडी कार्ड, आपकी तस्वीर, आपके इदारे का कार्ड कैसे किसी और की वोट कोई और डाल लेता है, ये बड़ा हैरान कुन है। और जो लोग मुसल्लत हैं प्रेस क्लब पर और जो चीज़ें वो हमारे सामने है वैसे भी, लेकिन बहरहाल इस किस्म की वोटिंग एक जाली वोटिंग के जरिए, क्योंकि एक सहाफ़ी एक अपना जब वोट किसी के हक में अदा करता है, वो वोट देता है, तो जाहिर बात है वो सोच समझ कर वोट अदा करता है। लेकिन आप वही वोट उसका छीन कर किसी और के हक में डाल लेते हैं, तो ये बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म है। और जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हमने इस बार जो चीज़ें देखी हैं और इस बार जिस किस्म से चीज़ें हुई हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। आपकी बात दुरुस्त है कि छोटी सी कम्युनिटी हमारी, और इस छोटी सी कम्युनिटी में भी इस किस्म के मामलात का होना इंतहाई अफसोसनाक है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज शेयर करने से पहले एक अच्छी खबर नहीं, थोड़ा सा नाज़रीन को अलर्ट दें। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा होने का इम्कान है। तकरीबन 10 से 15 रुपए का डर है। और वो एक तो ये है कि इंटरनेशनल अगर देखा जाए मार्केट में प्राइस बढ़ गई है पेट्रोल की, जिसका असर पड़ेगा, और यहाँ पे जितनी भी कोशिश की जाए उतनी मुझे लगता है कि नाकाम होगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और इतनी ज्यादा अगर बढ़ेगी 10 से 15 रुपए, 10 से 15 रुपए। बाद अखबारात में तो 15 रुपए स्ट्रेट लिखा हुआ है, बाद में 10 रुपए लिखा हुआ है। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये तो एक तूफान है, मतलब पहले ही आया हुआ है और महंगाई किसी भी सूरत में कंट्रोल नहीं हो पा रही। कल एक सर्वे जो था
हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से था कि कितने लोग हुकूमत के मुतालिक वो जो गवर्नमेंट ने कहा कि 2 महीने में महंगाई कम होगी उसके बारे में मुतमिन है, तो ज़्यादातर लोग 56% लोग डिससेटिस्फाइड थे। उनका कहना यह था कि वो हुकूमत की कारकर्दगी से इस हवाले से मुतमिन नहीं है, ना ही उनको उम्मीद है और ना यकीन है हुकूमत के ऊपर कि ये जो कहा जा रहा है कि 2 महीने में कमी होगी। 2 महीने का तो पहला महीना स्टार्ट होते ही एक बम गिरने की मतलब उम्मीद नजर आ रही है हमें इस तरह से। लेट्स सी आने वाला वक्त। अगर हम देखें, आप मार्केट जाएं और मार्केट का चक्कर लगाएं तो आप अंदाजा होगा कि टमाटर की जो प्राइस है इस वक्त 150 से 160 रुपए तक बनती है। ऐसे में अदरक, लहसुन, लेमन और जो चीजें हैं जो सालन में इस्तेमाल होती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, प्याज, आलू, तो उसकी कीमतें भी जो है वो कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स एक आम आदमी की पहुंच से बड़ा दूर होता चला गया है। यानी ये देखें, हम सीजन आता है हर चीज का, तो उसमें अमरूद की बात करें तो 130 रुपए का अमरूद फी किलो जो है वो बाजार में बिक रहा है। ऐसे में 250 रुपए से ज्यादा जो है वो सेब के किलो है। बनाना जो है वो अब जो नॉर्मल बनाना वो आप ये कह सकते हैं कि वो 100 रुपए से ज्यादा है फी दर्जन। तो ऐसे में जो फ्रूट्स हैं वो तो हम आदमी से पहुंच से बड़ा दूर हो गए। फिर दूध जो है मार्केट में अगर जाते हैं, जो इम्पोर्टेड दूध है जो बच्चों के लिए आप स्पेशल बच्चों के लिए लेते हैं, तो वो भी उसकी प्राइस भी तकरीबन 17% टैक्स उस पर पहले लग चुका है। तो 10-15 रुपए जब ये पेट्रोल की ये कीमतें बढ़ेंगी तो पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात की। और महंगाई का एक नया रिएक्शन आएगा, एक रिएक्शन आएगा, ये होगा। और जो जैसे आप बात कर रहे हैं ना, सेब जैसे आपने कहा 250 रुपए, वो आला दर्जे का सेब नहीं है। आला दर्जे का सेब जिस वक्त आप मार्केट में जाए किसी शॉप के ऊपर, वो 350 रुपए कहता है, कीमत उसकी बताता है। तो क्या किया जाए, मतलब ये है कि आदमी कहाँ जाए, मतलब बिल्कुल ठीक, सबर ही किया जा सकता है या अपने अंदर कुढ़ा जा सकता है और तो कुछ नहीं किया जा सकता। खैर, अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आगाज करेंगे डेली डोज के साथ, जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ कैनेडियन वज़ीर आज़म ने एक स्टेटमेंट दी है कि कनाडा में, यानी कि उनके मुल्क में इस्लामोफोबिया की बिल्कुल कोई जगह नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। सो मगरिब में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के वाक़यात की रोकथाम के लिए किया क्या जा रहा है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ का सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का फैसला, और इस हवाले से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज अली जैदी साहब ने कहा कि 26 फरवरी से तहरीक और मार्च जो है वो किया जाएगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया हुआ है 26, उन्होंने कहा हम एक दिन पहले ही शुरू कर रहे हैं। कराची से सखर तक ये मार्च जो है वो किया जाएगा। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान की पहली पंजाबी वेब सीरीज रिलीज के लिए तैयार है, इसको भी आज हम इसकी कास्ट हमारे शो में मौजूद होगी। इस वेब सीरीज के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ हम देखें तो अब हमारे यहाँ पर पंजाबी मूवीज उस तरह से नहीं बनती जिस तरह माजी में बनती थी, और अगर जो बनती भी हैं उसकी ऑडियंस उस तरह से नहीं होती, तो रिवाइवल के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। PSL के मैचेस, इनको भी डिस्कस करेंगे और भी बहुत से मौज़ूआत हैं, उनको भी आज आपके सामने रखेंगे। डेली डोज के साथ हम आगाज करते हैं और डेली डोज में सबसे पहली हमारे पास जनाब आज स्टोरी ये है। टॉक का हम अक्सर जिक्र करते हैं। इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। बहुत से टैलेंटेड लोग यहाँ पर आते हैं और अपना टैलेंट पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। मिलियन फॉलोअर्स भी होते हैं और पैसे भी अच्छे खासे कमाते हैं। सो टिकटॉक पर अपनी कुकिंग वीडियो से शोहरत रखने वाले कुछ नौजवान हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा केक पॉप तैयार किया है, जिसको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसका वजन जो है वो 44.2 किलोग्राम बताया जा रहा है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है उस पर इसकी वीडियो भी शेयर की गई है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इस हवाले से कहा जा रहा था कि इस केक की तैयारी में बहुत से सामान यूज हुआ और जो सामान नहीं यूज हुआ उसको फूड बैंक में अतिया कर दिया गया, ताकि लोगों को ये तासुर दिया जाए और उनको ये गाइडेंस दी जाए कि ऐसी चीजों को हरगिज जाया नहीं करना। Yes. अच्छा, मैं हरमीत बड़ा परेशान हो रहा था कि जिस वक्त मैंने पढ़ा ना केक पॉप, तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या चीज होगी। वो लॉलीपॉप जैसे होता है ना, उस तरीके से गोल, ये विजुअली भी हम दिखा रहे हैं, मतलब ये आपको नजर आ रहा होगा। तो उस तरीके से इसको बनाया गया और बड़ी मेहनत लगी इसको बनाने के लिए। उन्होंने बहुत कुछ, ये जो तैयारी है ये आप मराहल देख रहे हैं उसके, तो बड़ी मेहनत से तैयार किया है। और 42 पाउंड 44.24 टैलेंट है। ये भी यहाँ पे हम टैलेंट है कि आप टिकटॉक पे इतने मिलियंस लोग जो हैं अपने फॉलोअर्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये केक बना लेना ये एक अलग टैलेंट है। और साथ साथ में जो सरोमा कह रही कि इन्होंने
अपना जो टिकटॉक के जरिए खाने पीने की अशिया और इन चीज़ों को ज़्यादा मुतारिफ कराते हैं। तो देखिए ना, हर चीज़ के इंसान में कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। कुछ लोग जो अपना टैलेंट है वो सामने लेके आते हैं और दुनिया को अपना ग्रोहीदा बना लेते हैं, और शायद यही वजह है कि इन्होंने आज इतना बड़ा, वही कमाल है। हमारे तो देख के भी मजा ही आ रहा है कि भाई जिस तरह तेजी से काम चल रहा है और केक बन रहा है, और फिर दुनिया का सबसे बड़ा केक, वाओ, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। तो मतलब ये कोई आम बात तो नहीं, छोटी बात तो नहीं है। खैर, अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और अगली स्टोरी हमारे पास इस हवाले से है। हम ओमिक्रॉन की किस्म को मोस्ट ऑफ द टाइम अपने शो में डिस्कस भी कर रहे होते हैं। इस हवाले से ये बात कही जा रही है स्टार्ट से कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होता है। गो उतना ख़तरनाक तो नहीं है, कुछ सिचुएशंस में ये खतरनाक हो सकता है, बट ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं, बट रैपिडली स्प्रेड होता है, एक शख्स से दूसरे और दूसरे से तीसरे मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करता है। अब इसकी एक नई किस्म दरियाफ्त की गई है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ओरिजिनल ओमिक्रॉन से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये फैलती है। और इसके हवाले से ये कहा जा रहा है जनाब कि जिन लोगों ने खुद को वैक्सीनेट करवाया है वो महफूज रहेंगे या वो इसकी शिद्दत से महफूज रह सकते हैं, बट जिन्होंने खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया या स्पेशली बच्चे, क्योंकि अभी बच्चों की वैक्सीनेशन उस तरह से कंप्लीट नहीं हुई, वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। आप देखो ना, कल इटली के बारे में मैं पढ़ा था, तकरीबन 1.5 लाख बंदा एक दिन में इटली में ओमिक्रॉन का शिकार हुआ है। इसी तरह से यूरोप के और भी कई ममालिक ऐसे हैं जिनके बारे में खबर आ रही है कि बड़ी तेज़ी से फैला है ये। बाकी ख़तरनाक कितना है और तकलीफ दह कितना है वो तो मतलब ये है कि मैंने चूँकि अभी गुजारे हैं 8-10 दिन, और हकीकत ये है कि 8-10 दिन में आपको निचोड़ के रख देता है, बिल्कुल हिम्मत आपकी ऐसा लगता है जैसे अंदर से जवाब दे गई हुई है। तो अल्लाह ताला बचाए सबको और अपना ख्याल खुद रखें। हम बार बार आपसे अपील करते रहते हैं, अगर आपने वैक्सीनेट नहीं करवाया अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। अगर वैक्सीनेट करवा लिया हुआ तो बूस्टर डोज लगवाएं। अब 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जितने भी हैं, 18 साल से ज़्यादा उम्र के, उनके लिए बूस्टर डोज फ्री है। बूस्टर डोज लगवाएं, समाजी फासला रखें, मास्क पहने, ये तमाम चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। जी हरमीत। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। अगर हम देखें आज भी बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि मैं खुद भी जब देखा, मैंने कई इलाकों में जब लास्ट वीक में गया था सवात की ओर, तो वहाँ पे मुझे हर दूसरा बंदा बीमार नज़र आया, और यही वजूहात थी कि मास्क जो है वो ना होने के बराबर, समाजी फासला ना होने के बराबर, वही गैदरिंग, वही गप्पे शप्पे। लेकिन दूसरी बात जो हमने देखी कि अगर उन लोगों के टेस्ट किए जाएं जो लोग अभी बीमार हैं, बुखार और खांसी और नज़ला जुकाम, तो मैं समझता हूँ कि सबके कोरोना जो है वो ओमिक्रॉन जो है ये पॉजिटिव आ सकता है, बल्कि आ जाएगा। ऐसे में हम आपके सबका फर्ज है कि हमने इस वबा से बचना है। तो बड़ा आसान सा तरीका है भाई, वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, और जो ये नई अकसाम जब इसकी आएंगी तो मजीद जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान देंगे, उससे बेटर है कि आप वैक्सीनेटेड हो ताकि इस वबा से बच सके। अब देखो, ये सूरत हाल ये है कि जैसे बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं। कराची में कल जो पाक सरजमीन पार्टी का एक उन्होंने किसी ने कोई बल्दियाती कानून के खिलाफ जो उन्होंने एक जुलूस निकाला, वहाँ पे सेट इन किया, किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। अली जैदी जिनके बारे में है, असद उमर ने तो मास्क पहना हुआ था, लेकिन अली जैदी और बाकी लोग जितने भी हैं, हलीम आदिल शेख वगैरह जितने हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। तो ये लीडरान को कम से कम चाहिए कि ये तो आगे बढ़ के अपने लोगों को पैगाम दें, मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर यही नहीं करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? एग्जैक्टली। अच्छा, इसी के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टोरी जनाब हरमीत हमारे पास इस हवाले से, ये हम अक्सर जिक्र भी इस बात का करते हैं और हम बचपन से सुनते आए हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और जब आपकी किस्मत में आपकी जिंदगी लिखी हो तो उसमें कोई जानवर के जरिए भी आपकी जान बच सकती है, किसी बच्चे के जरिए भी आपकी जान बच सकती है, आपको पता नहीं होता बट आप बच जाते हैं और बाद में हैरान होते हैं कि ये हमारे लिए वसीला बना, ये हमारे लिए सबब बना। सो अभी हम जो स्टोरी शेयर करने वाले हैं वो भी इसी हवाले से है कि अमेरिका की रियासत टेक्सास, वहां पर एक घर में आग लग गई और मियाँ बीवी दोनों सो रहे थे और उनको कोविड हुआ था, जिसकी वजह से उनकी सूंघने की सलाहियत से वो टेम्पररी अगर हम कह लें तो महरूम थे। उनको पता नहीं लगा कि आग लग चुकी है। ऐसे में उनके 2 साला बच्चे को फील हुआ, वो उठा, उसने आग देखी और मतलब आप इमेजिन करें कि 2 साल का बच्चा अपनी माँ के पास आया और उसने माँ के पाँव को थपथपाया और उसको जगाया और फिर माँ ने उठ के देखा कि हर तरफ आग थी। बट लकीली उन्होंने अपना एक और बच्चा था, इसको भी पकड़ा और वो घर से बाहर आए। घर का तमाम सामान जल गया, घर भी जल गया, बट ये जो लोग थे वो महफूज रहे।
5 बच्चे हैं इन लोगों के, और वैसे वाकई हैरान कन बात है, 2 साल का बच्चा उसने क्या सूंघा, किस तरीके से उसके ज़हन में आया मुझे होगा, ऐसा लगता है अल्लाह की तरफ से ही नेचुरली उसकी आंख ये अल्लाह की तरफ उसको से पता लगा नहीं तो कैसे 2 साल के बच्चे को समझ में नहीं आता कि मतलब अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो वो करे क्या। वो भागा माँ के पास गया है, माँ के पैर को उसने हिलाया, तब माँ उठी है, तो मतलब उसको पता चला। ये बिल्कुल मौजज़ा है, मौजज़ा है। हाँ, और इस तरह के मौजज़े और इस तरह की स्टोरीज हम शेयर भी करते रहते हैं। जी हरमीत, आप कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं मुझे याद है रोमा, अपने इससे पहले भी एक कबल स्टोरी हमने शेयर की थी, जिसमें एक हिंदुस्तान की स्टोरी थी मेरे ख्याल में, जिसमें जो कुत्ते के बच्चे हैं वो एक छोटे से बच्चे को, इंसानी बच्चे को जिस तरह उन्होंने पनाह दी थी, बचाया था, तो ये भी एक कमाल की स्टोरी थी। और यहाँ पे भी देखिए ना कि देखो बचाने वाले तो वही अजीम ज़ात है, वही बचा देता है इंसान को, तो जरिया कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो बन जाती है। उसमें 2 साल के बच्चे को, अब देखिए ना रोज़ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि उसको क्या पता होता है, जिंदगी का पता ही नहीं होता, लेकिन वो जाके अपनी अम्मा को जगाता है और वो इतने बड़े हादसे से बच जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी स्टोरी है। बहरहाल वही बात, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। अच्छा, ये क्या कहा है ये नहीं मुझे समझ चलो जो भी है, क्या बेतरीका है। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगली स्टोरी की तरफ हम आएंगे और हमारे डेली रोज की लास्ट स्टोरी जनाब इस हवाले से है कि स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, नई तारीख उन्होंने रकम की है और ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप में फतह अपने नाम की है। 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है इन्होंने। ये राफेल नडाल का एक रिकॉर्ड हो गया। उससे पहले अगर देखा जाए तो 20 ग्रैंड स्लैम का टाइटल जोकोविच के नाम था, उसके साथ शेयर वो कर रहे थे वो, लेकिन ये है कि ये 21वां ग्रैंड स्लैम जीत के इन्होंने रकम एक तारीख नई रकम की है। मतलब ये लंबा तरीन मैच चलता रहा है। इससे पहले जो मैच था तवील तरीन वो नडाल और जोकोविच के दरमियान में ही था, जो 2012 में शायद खेला गया था और 5 घंटे से ज़्यादा वो तवील चला था। तो बहरहाल इसमें कमाल ये हुआ है कि राफेल नडाल पहले 2 मैचेस हार गए थे, लेकिन उसके बाद बाकी 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं और उन्होंने जीत के ये फतह अपने नाम की है। तो बहुत मुबारक हो उनको। बहुत बड़ा स्टार है राफेल। और इसमें यह है कि जोकोविच के हवाले से कंट्रोवर्सी बहुत लंबी चलती चली गई। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया वो गया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में उसकी एंट्री के ऊपर बैन लग गया क्योंकि उसने वैक्सीनेट नहीं करवाया था अपने ऊपर। फिर अदालत ने उसको इजाज़त दी, फिर दोबारा उसको अपील की गई और महकमा सेहत उनका जो है उसने और जज ने इनकी पाबंदी जो है उसको नाजायज़ करार दिया गया, उनको वापस भेज दिया गया। अदरवाइज ये देखो किस्मत की खेल है ये भी, अगर जोकोविच यहाँ पे होता तो हो सकता है कि वही जीत रहा होता। ये टूर्नामेंट जो है ग्रैंड स्लैम 21वां उसके नाम होता, उसके नाम होता। बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का डेली डोज अपने इख्तिताम को पहुंचा। अभी हम शो में एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए और मजीद मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, इस्लामोफोबिया नेशनल समिट का इनेकाद गुज़श्ता रोज़ कनाडा में किया गया और इस मौके पर कनाडा के जो हुकूमत है, वहाँ के जो वज़रा हैं, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, मुख्तलिफ NGOs, मुसलमानों की जो वहाँ पर कम्यूनिटीज़ हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, उन्होंने इसमें शिरकत की। और इस मौके पर हमने देखा कि जस्टिन ट्रूडो का बयान एक सामने आया जिसमें उनका ये कहना था कि कनाडा के अंदर इस्लामोफोबिया की हरगिज़ कोई जगह नहीं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी बदर मुनीर चौधरी इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बदर साहब एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर फरमाइएगा, ये जो स्टेटमेंट, ये जो बयान आया है जस्टिन ट्रूडो की जानिब से मंजर आम पर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये हुकूमत कनाडा की एक एंटी रेसिज्म स्ट्रेटजी है जिसके तहत कुछ इकदामात किए गए हैं कनाडा के अंदर। चूंकि जो इस्लामोफोबिया है ये कनाडा के अंदर मौजूद है और हुकूमत भी, अपोजिशन भी, सारी पार्टीज भी इस चीज़ को मानती हैं, एतराफ़ करती हैं कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है यहाँ पर, उसके खिलाफ नफरत अंगेज जराइम जो हैं वो सरजद होते हैं। इस्लामोफोबिया नाकाबिले बर्दाश्त है, ये कहना है जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो सारी कम्युनिटीज़ हैं वो उनका ख्याल रखते हैं जो यहाँ बरसरार है। वो खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो क्राइम है, नफरत की
उनका नोट। कनाडा जो गुज़िश्ता रोज फैसला किया है वो ये है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो जराइम हैं या ऐसे वाकयात जो ऐसे इशूज सामने आएंगे उसके सिलसिला में एक खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाएगा। और ये मैं बताता चलूं कि 5 साल होने को हैं जो क्यूबेक मस्जिद में एक वाकया हुआ था, एक मुलजिम ने फायरिंग करके 6 नमाजियों को शहीद कर दिया था, और ये जो है वो नेशनल डे इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो है वो इसको डिक्लेयर किया गया है। और जो और इंतजामात हैं और इकदामात हैं वो यहाँ पर गुज़िश्ता रोज जो है वो जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंस किए हैं, ऐलान किए हैं। एक और जो वाकया है लंदन ओंटारियो में, वो भी खासा अभी तक दुख तकलीफ है कम्युनिटी को कि एक मुलजिम ने अपना जो एक वैन थी वो सामने आती हुई पाकिस्तानी फैमिली पर चढ़ा दी, कुचल दिया 4 अफराद को। सिर्फ उनका एक मासूम बच्चा जो है वो बचा था, और वो सिर्फ इस वजह से उनको कुचला गया था कि ये खवातीन, 2 खवातीन जो थी उन्होंने दुपट्टा पहना हुआ था, चादर ली हुई थी, और वो जो मुलजिम था वो नफरत अंगेज उसके इरादे की बुनियाद पे उसने ऐसा इकदाम उठाया था। ऐसे छोटे छोटे वाकयात बहुत ज्यादा हैं। एक मस्जिद के बाहर गुज़िश्ता रमजान में कत्ल कर दिया गया था एक जो केयर टेकर थे, जो नमाजियों कोविड की वजह से नमाजियों की हिफाजत कर रहे थे कि कौन कौन जो है वो मास्क पहन के अंदर जा रहा है। और मस्जिदों के बाहर कई ऐसे वाकयात हमारे सामने आए हैं जिसमें शीशे तोड़ दिए जाते हैं या मस्जिद के बाहर कुछ नफरत अंगेज नारे लिख दिए जाते हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को तसल्ली ये है कि कम से कम हुकूमत कनाडा जो है और दूसरी पार्टीज भी वो ये एहसास करती हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर कनाडा के अंदर वो महफूज रहे। जी अच्छा बदर, ये बताइए कि एक तो बात ये हुई कि जो दूसरी पार्टीज हैं, बाद पार्टियां ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है शिद्दत पसंद पार्टियां हैं, और जस्टिन ट्रूडो ने जो वज़ीर आज़म है उस बात का इरादा भी किया कि ऐसी पार्टियों पर शायद पाबंदी लगा दी जाएगी या ऐसे लोगों पे पाबंदी लगा दी जाएगी जो बहुत एक्सट्रीम राइट विंग हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कनाडा में इस तरह के वाक़यात बढ़े हैं तो उसकी वजूहात आपको क्या नज़र आती हैं? क्या ये हुआ कि इमिग्रेशन के कवानीन में नरमी की वजह से बहुत से मुसलमान कनाडा में आके रहना शुरू हुए हैं और वो जो पुरानी कम्युनिटीज़ हैं उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, और क्या वजूहात? बिल्कुल रऊफ साहब, जो कनाडा में एक ख़ास तबका तो मौजूद है जिसको हम कदामत पसंद कहते हैं, बल्कि जो कदामत पसंद तबका है वो यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, वो उसको वोट देती है। लेकिन जो मैंने अभी एक वाकया और सानिया बयान किया लंदन ओंटारियो में जिसमें पाकिस्तानी फैमिली की शहादतें हुई, उसमें मैं खुद वहां मौजूद था, लंदन ओंटारियो में मैं गया था। तो वहां पे ये जो कदामत पसंद पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, उसके लीडर वो वहां पे खुद एरन ओटूल मौजूद थे, तमाम पार्टीज वहां मौजूद थी। लेकिन जिसका आपने जिक्र किया है वो वाइट सुपरमेसी के कुछ ऐसे यहाँ पे ग्रुप्स हैं। एक वायरल हुआ था वीडियो, एक बापर्दा 2 खवातीन जा रही थी कि एक विंडो से एक वाइट सुपरमेसी के हामी शख्स ने एक वीडियो बनाया, साथ एक ट्रक गुजर रहा था, उसने कहा था कि तुम मिस कर गए हो इन बच्चों को और इन बच्चियों को मारने के लिए, लेकिन उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे लिबरल पार्टी ने मिलियंस डॉलर जो है ग्रांट्स रखी हैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो जराइम होंगे और ऐसी तंजीमें जो हैं उनको सामने लाया जाएगा। और एक और भी मैं बताऊं कि इकरा खालिद जो पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट हैं, उन्होंने 2017 में इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मोशन 103 पेश की थी और मंजूर हुई थी, और उसके तहत कई मसाजिद को ग्रांट्स मिली हैं, सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं। लेकिन बहरहाल अभी भी मैं देखता हूं कि मॉल्स में या ऐसी जगहों पे जो खवातीन हैं, मुस्लिम खवातीन, वो बुर्का पहन के हमें नजर आती हैं, नकाब पहना होता है। लेकिन कनाडा का एक सूबा है क्यूबेक, जहां पर ऐसे अभी भी कानून मंजूर हो चुके हैं कि आप कोई मजहबी अलामत नहीं पहन सकते, आप नकाब नहीं पहन सकते, आप बुर्का नहीं पहन के सरकारी जॉब पे नहीं आ सकते। लास्ट कुछ हफ्तों पहले
ایک टीचर को इस बुनियाद पे निकाल दिया गया था कि उसको यानी कि मुख्तलिफ नकाब पहन वाक़यात कर हम आती थी, अक्सर लेकिन औकात पूरे कनाडा से में, बल्कि ऐसी आवाज़ कनाडा क्या बुलंद मगरिब में हुई देखते कि रहते उस हैं। स्कूल को बदर साहब साथ ही मौजूद termination रहिएगा। letter वापस लेना पड़ा। ठीक है जी हरमीत। अच्छा बदरुद्दीन साहब, अगर हम देखें तो पूरे दुनिया इस्लाम में अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म ने ज़्यादा इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की है तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है और बाद में तुर्की के सदर को जाता है। तो आप समझते हैं कि जिस तरह रशिया के सदर ने भी बयान दिया था, अब कनाडा के पीएम ने भी बयान दे दिया है, तो ऐसे में जो ये बयानात आ रहे हैं, आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो मुतालबे हैं उसकी एक तायीद है ये? जी, जब ट्वीट किया जस्टिन ट्रूडो ने, कनाडा के वजीर आजम ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम एक नुमाइंदा, खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर रहे हैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ और कनाडा में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ट्वीट किया। उन्होंने इसको वेलकम किया, इस इकदाम को, और फिर उन्होंने अपने ट्वीट में इमरान खान ने ये भी कहा कि जो उन्होंने यूएनओ में तकरीर की थी इस्लामोफोबिया के हवाले से और जो उनका मौक़िफ़ है ये उसकी जीत है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब, जैसे मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठी हुई है। अभी एक मामूली सी और छोटी सी गुफ्तगू आज तक हुई है इमरान खान साहब और जस्टिन ट्रूडो के दरमियान। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं उससे वो थोड़ा सा बाहर निकल के इस्लामोफोबिया के खिलाफ या पाकिस्तान की बेहतरी और भलाई के लिए अगर इमरान खान खुद ये इनिशिएटिव लें और सरबराहान मुमलकत जो है वो थैंक यू बदर मुनीर, बहुत मेहरबानी, गुफ्तगू, तो ये बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अभी हम चलेंगे, हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ ने भी आखिरकार ये कहा कि बल्दियाती जो बिल है उसके खिलाफ वो कैंपेन शुरू करेंगे। 26 तारीख से एक मार्च शुरू होगी घोटकी से, जो कराची की तरफ उसका रुख होगा। और इस मामले में कल अली जैदी, असद उमर, ये तमाम लोग मौजूद थे। असद उमर का ये भी कहना था कि ये जो पीपल्स पार्टी का दौर है ये समझो सिंध में अब ख़त्म हो गया। इलेक्शन में अगले जो होंगे उसमें पीपल्स पार्टी नहीं होगी बल्कि तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। ये किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा है? क्या उनके पास शवाहिद ऐसे मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी? तो चलते हैं, मेरे ख्याल में देखते हैं। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइए कि 26 तारीख से आप ने तहरीक का जो ऐलान है वो किया है, तो ये तहरीक कहाँ कहाँ से चलेगी, कहाँ कहाँ चलती आएगी? कराची में पड़ाव होगा और इस वक्त जिस वक्त बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी सारी, चाहे MKM हो चाहे GDA हो, ये सारी की सारी जो है मुतहदा तौर पे तो नहीं लेकिन अलग अलग से कैंपेन चला रही हैं, तो क्या इन लोगों को शामिल कर लिया जाएगा आपके एक मुतहदा अपोजिशन बन के, इस तरह का कोई लायामल अख्तियार किया जा सके? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। लेकिन मैं जो आपका इंट्रो है थोड़ी सी उसमें तस्हीह करना चाहूँगा, अगर इजाज़त दीजिए जी। आपने कहा कि जी बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया, तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि फर्स्ट डे जिस रोज़ ये कानून, ये अमेंडमेंट्स, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि 2013 का एक्ट जो है उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब सुप्रीम कोर्ट में 2017 से गए हुए हैं। मतलब हम अमेंडमेंट्स के खिलाफ तो हैं लेकिन असल तो 2013 का एक्ट है जो कि आइन से मुतसादिम है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनिशियल हम गए हुए हैं, MKM भी गई हुई है। फिर जिस रोज़ ये बिल पेश किया गया 26 नवंबर को सिंध असम्बली में, उस रोज़ आपने देखा होगा कि हमने उसी वक्त इसको चैलेंज किया था, क्योंकि ये चोर दरवाजे से लाया गया था, ये एजेंडा हमें भेजा नहीं गया था। एक रात पहले सबके पास बिजनेस आ जाते हैं हम सबके पास, ना क्या होना है कल, ना रात को पता चला, ना सुबह ऑफिस गए पता चला, ना इजलास में जाने के बाद पता चला। अचानक CM साहब और मुराद नासिर शाह साहब उन्होंने कहा कि जी हम ये कर रहे हैं। तो याद होगा बड़ा दंगा फसाद हुआ था फर्स्ट डे, मतलब हमने उस दिन इसको चैलेंज किया, हमने इसको रद्द किया। उसके बाद गवर्नर साहब को इन्होंने भिजवाया अपनी अगदादी अक्सरियत को बेस बनाते हुए, रूल्स को बुलडोज करके गवर्नर साहब ने उसको रद्द कर दिया, ऑब्जर्वेशन दी। गवर्नर का स्कोप वही था जो अमेंडमेंट्स के अंदर उन्होंने करना था, वापस भेजा।
یہاں قانون ایسے بنے ہوئے ہیں پہلے سے کہ جی گورنر واپس بھیجیں گے تو اس کے بعد ہماری مرضی، ساڈی مرضی. پھر سندھ حکومت نے دوبارہ ایک اور دفعہ وہی کچھ کیا جو انہوں نے پہلے کیا تھا، آ کے اسمبلی میں لا کر وداؤٹ ڈسکشن، نہ کوئی بحث ہوئی، نہ کمیٹی کو گیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا، کمیٹی کو نہیں بھیجا گیا، امینڈمنٹ کے لیے ٹائم نہیں دیا گیا، انہوں نے پاس کر دیا. اس روز آپ نے دیکھا کہ شدید احتجاج کیا تحریک انصاف نے. اس کے بعد تحریک انصاف میدان میں اتری، اسٹیک ہولڈرز کانفرنس کی، ہم نے کچھ 7 اضلاع میں پہلے اپنے پروٹیسٹ کیے. اس کے بعد ایک جوائنٹ ہمارا پروٹیسٹ ہوا جس میں جوائنٹ اپوزیشن جی ڈی اے، ایم کیو، تحریک انصاف کٹی تھی. سب کا اپنا طریقہ کار ہے. جیسے جماعت اسلامی بیٹھے 20 روز ایک لمیٹڈ انہوں نے اسکوپ لے کر گئے تھے اور وہ اسی لمیٹڈ اسکوپ کے ساتھ واپس آ کے 2013 کا قانون وہیں پڑا ہوا ہے. ایک محاورہ ہے نا جی، کتے کو کنویں کو صاف کرنا ہے تو پورا کتا نکالنا پڑے گا، 2 کان نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو وہ امینڈمنٹس پہ چند چیزیں کرا کے واپس 2013 کے قانون منظور کرا کے تالیاں بجاتے ہوئے آگے. جبکہ ایشو یہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں لیکن ہماری اسٹریٹجی ہے. اب ہم نے جو آپ کو میں آتا ہوں اس کے اوپر 26 فروری والے پہ، تو ہمارا پورا پلان موجود ہے. وی آر آن دا گراؤنڈ، ہم اسمبلی میں ہیں، گورنر اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اب جو جماعت اسلامی 20 دن بیٹھی، ہم سمجھتے ہیں حافظ صاحب کو مبارکباد، تو انہوں نے پبلک کو نکالا، اپنے ورکرز کو نکالا، لیکن یا وہ خود ماموں بن گئے یا وہ ہمیں ماموں بنا رہے ہیں کہ چونکہ تمام چیزیں جو 2013 کے ایکٹ کی واپس لے کر وہ کامیابی کہہ رہے ہیں، کامیابی نہیں ہے. ابھی تک تمام اختیارات سندھ حکومت کے پاس ہیں، ہر چیز سندھ حکومت کے پاس ہے. چیئرمین کو سسپینڈ کر سکتی ہے، کونسل کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے، کونسل کی مطلب ساری تفصیل میں اس کی وقت کو آگے جا کے بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر ایسی شکیں موجود ہیں جس کے اندر میئر اور چیئرمین سب با اختیار ہیں. تو میں آنا چاہتا ہوں کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں. کل جو ہمارا پلان اناؤنس ہوا، صفائی علی زیدی صاحب کل ہماری پروونشل ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں پہلے سے اناؤنس کر دیا گیا تھا، اب آہستہ آہستہ اس کو ریفارم کیا گیا. 10 روز پہلے علی زیدی صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ 27 کو نکل رہے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ ہم 26 کو نکل رہے ہیں. گھوٹکی سے یہ مارچ سٹارٹ ہوگا اور یہ فرسٹ ڈے 26 تاریخ کو گھوٹکی سے سکھر آئے گا. ایک رات وہاں پڑاؤ ہوگا. اگلے روز وہاں سے 26 تاریخ کو 27 تاریخ کو یہ سکھر سے شکارپور ہوتا ہوا اگلا پڑاؤ لاڑکانہ میں ہوگا. اس کے بعد لاڑکانہ میں پڑاؤ کے بعد اس سے جو پھر 28 تاریخ ہے، 28 تاریخ کو ہمارا پڑاؤ ہوگا کیا کہنا چاہتے ہیں 28 پتہ نہیں فروری کی 28 ہے، ہاں 28 کو. اس کے بعد ہم جا رہے ہیں لاڑکانہ سے نواب شاہ پہنچیں گے. مطلب لاڑکانہ میں پڑاؤ ہے، اگلا پڑاؤ خیرپور نوشیرو سے ہوتے ہوئے نواب شاہ میں. نواب شاہ کے بعد اگلا دن ہمارا ہوگا نوشیرو ڈسٹرکٹ سانگر، ڈسٹرکٹ میرپور خاص ہوتے ہوئے ڈسٹرکٹ عمرکوٹ میں. آپ تو ٹور ہی بتا دی ہم نے آپ کو. اس کے بعد پڑاؤ عمرکوٹ میں ہوگا. عمرکوٹ سے پھر مٹھی جائیں گے، مٹھی سے بدین میں جا کے رکیں گے، پھر وہ رات بدین میں ہوگی. پھر بدین سے نکلیں گے ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو الیار آ کر رکیں گے. پھر اس کے بعد وہ رات ٹنڈو الیار میں، اگلے روز حیدرآباد میں ہوں گے. اور اس کے بعد اتوار والے دن نیکسٹ سنڈے جو ہوگا وہ انشاءاللہ ہم کراچی پہنچیں گے. اور کراچی میں آ کے میں سمجھتا ہوں کہ پورا سندھ باہر نکالنے جا رہے ہیں. چونکہ ایک تصحیح کرتا چلوں، یہ صرف کراچی کے ووٹرز یا کراچی کے عوام پہ شب خون نہیں مارا گیا، پورے سندھ کے عوام پہ شب خون مار دیا گیا ہے. انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ بنایا ہے اس میں جو آئین کے آرٹیکل 140A جو کہ بنیادی حقوق مہیا کرتا ہے، جو اس کی خلاف ورزی کی ہے. اس لیے ہم پورے سندھ کو نکال رہے ہیں. صرف یہ علیم صاحب اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں، جو ایکٹ نافذ کیا گیا ہے علیم صاحب، تو ہم نے دیکھا کہ جب ماضی میں وسیم صاحب میئر تھے تب بھی وہ اختیارات کا رونا روتے تھے، اپنی بے بسی کا رونا وہ روتے تھے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے. ایسے میں اگر یہ ایکٹ واپس لیا جاتا ہے تو پھر کیا اسی طرح میئر ہوگا یا کچھ معاملات جو ہیں بدلے ہوں گے، آپ کو نظر آئیں گے؟ دیکھیے میں نے وہی عرض کیا، چونکہ اس میں بڑی کنفیوژن ہے، میں کنفیوژن کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وسیم صاحب بے اختیار اس لیے تھے کہ 2013 کا جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے جس کا پریمبل کچھ کہتا ہے اور ایکٹ کچھ کہتا ہے، 21 شکیں ہیں اس کی، میرے ہاتھ میں پڑی ہے، میں بتا سکتا ہوں ابھی. تو 2013 میں بھی وسیم اختر جیسا میئر ہوگا جو کہ بے اختیار ہوگا. یہ کل حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ وسیم اختر جیسے میئر کے قریب چیزیں کر کے انہوں نے کہا کہ جی اچھا ہو گیا، یہ تو ماموں بنا دیا ان کو. ہم نے تبھی 2017 میں سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے ایک پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے، اسد عمر صاحب ان کے ساتھ ہیں، کو پیٹیشنر ہے، کہ آرٹیکل 140A کو الیبوریٹ کیا جائے. چونکہ آرٹیکل 140A کہتا ہے ڈیولیوشن آف پاور
फेडरल से प्रोविंस, प्रोविंस से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ जितनी भी ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं कहता, डिवॉल्व करने का कहता है, और ये ट्रांसफर करते हैं सूबे में आके सब चीज रुक जाती है, हर चीज आके सीएम हाउस और बिलावल हाउस में पार्क हो जाती है। और ये जो 2013 का एक्ट है उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं, 2021 की अमेंडमेंट्स तो उसका एक छोटा सा एक पार्ट है। इन्होंने खुद प्लान करके, पीपल्स पार्टी वाले बड़े कारीगर लोग हैं, प्लान करके एक चीज उछाल दी, उसको वापस भी ले लेंगे तो 2013 का एक्ट तो मौजूद रहेगा। रिपीट करता हूँ, 2013 का एक्ट कुएं में पड़ा हुआ वो कुत्ता है, उसको निकालना पड़ेगा, उस तक कुछ भी नहीं ठीक हो सकता। ये कंफ्यूज करके कि जी बॉल फेंक दो, उसी के अंदर सेट कर लो, उसके बाद कहोगे हमने ऑन बोर्ड ले लिया सबको, तो हम बनना नहीं चाह रहे हैं। हम इंशाल्लाह। अच्छा हलीम साहब, यहाँ पर ये फरमाइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि पीपल्स पार्टी बहुत कारीगर है, तो कारीगरी आप लोग भी नहीं दिखा रहे कि 27 फरवरी को जहां पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करना है, मार्च करना है, उससे पहले एक दिन मतलब 26 फरवरी आपने डेट डिसाइड कर ली है, तो आपका जो तहरीक है, आपकी जो कैंपेन है, ये उनके मार्च को मुतासर कर सकती है? देखिए, जब कोई चीज हिडन होती है फिर कारीगरी कहलाती है कि जी ये तो हमारा पॉलिटिकल राइट है। वो किस मुंह से वहां जाएंगे, क्या कहना चाहिए, कराची से निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए, जब वो कराची से इस्लामाबाद के लिए 27 को निकल रहे होंगे तो एक दिन बाद हम लाड़काना पहुंच रहे होंगे। लाड़काना के लोगों से हम पूछेंगे कि जी यहाँ कुत्तों की वैक्सीन मिलती है? वो कहेंगे नहीं मिलती है। हम कहेंगे एड्स आपको लगा दी है? वो कहेंगे यहाँ लगा दी है। किसका जिला है? बेनजीर भुट्टो का जिला है। हम लाड़काना वालों से 28 तारीख को पूछेंगे कि आपको लाड़काना को कितने % पानी सही मिलता है? वो कहेंगे 77% तो गंदा पानी हम लोग पीते हैं। लाड़काना में हम पूछेंगे चांडका अस्पताल में कोरोना की दवाइयां बिकी? वो कहें हाँ जी बिल्कुल बिकी। फिर हम कहेंगे लाड़काना वालों को इमरान खान ने 2 अरब 20 करोड़ रुपए एहसास इमरजेंसी कैश में दिए? वो कहेंगे बिल्कुल दिए। मेरा मतलब ये हमारा पॉलिटिकल राइट है कि हम निकले कराची से और इनको इंशाल्लाह घोटकी पहुंचते तक लग रहा है इनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हर शहर में हमें पता है। हम अस्पतालों में जाएंगे, हम स्कूल दिखाएंगे, हम पूछेंगे लाड़काना वालों से कि भाई 29,000 की डेस्क पे आपके बच्चे बैठते हैं? वो कहेंगे वो भी नहीं बैठते, वहां भी जमीन पे लोग बैठते हैं। बात यह है कि हम बताएंगे कि आपके यहाँ थर पार कर जाके हम पूछेंगे कि जी मिट्टी में कितने बच्चे मर गए? वो कहेंगे 14 साल में हजारों बच्चे मर गए। सर ये फिर बता दें कि बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात नहीं, ये ओवरऑल एहतजाज है। ओवरऑल एहतजाज। जी मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये ओवरऑल एहतजाज मैं क्लियर कर दूं प्लीज, एक मिनट। ठीक है। ये सिर्फ बल्दियाती कानून के खिलाफ नहीं एहतजाज, ये ओवरऑल पीपल्स पार्टी की जो क्रिमिनल गवर्नेंस है, जो 14 साल में इन्होंने तबाह बर्बाद किया है, और जो उसके अंदर एक मेन हिस्सा उसका ये बल्दियाती कानून का भी है, हमने उसको शामिल किया हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो इनकी क्रिमिनल गवर्नेंस है, अरे भाई जी 8,900 अरब रुपए आए हैं सिंध में, 8.9 ट्रिलियन रुपीज इस 14 साल में। और सिंध का हाल तो देखिए, सिंध में हाल तो देखिए, अस्पतालों का, स्कूलों का, रोडों का, रस्तों का। कराची शहर गटरस्थान बना दिया, कचरा कुंडी बना दिया, बर्बाद कर दिया कराची को। 18वीं तरमीम में माल खपे, उसके बावजूद भी आज इमरान खान आकर कराची में हम सब लोग मैयत गाड़ियों में सफर करते थे। ये जो गाड़ियां देखी है 50-50 साल पुरानी, आज ग्रीन लाइन चल तो रही है। आज उम्मीद तो बंदी है कि KCR आ रही है। आज इस 13 साल में एक बूंद पानी का नहीं दिया शहर कराची को। आज K4 का प्रोजेक्ट आगे तो बढ़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह हम सिंध में लोगों को बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब इन्होंने 1600 अरब में से 8,900 अरब में सिर्फ 1600 अरब खर्च किए 14 साल में डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट बाकी अल्लो तल्लो इधर उधर जाली अकाउंट में सब गए हैं। और इमरान खान 3 साल में 1000 अरब खर्च कर रहे हैं सिंध के डेवलपमेंट पे। तो देयर इज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस। 18th अमेंडमेंट है, 18th अमेंडमेंट का फायदा इन्हें NFC चाहिए, PFC नहीं चाहिए। सूबे में सब कुछ चाहिए, जिलों में नहीं देना। शहर कराची को 2009 में 38 करोड़ क्या कहना चाहिए 38 बिलियन 2009 के बजट में कराची के लिए रखे गए थे। और 2021 में जब 1475 अरब का बजट है, उस वक्त भी 37-38 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची वहीं का वहीं खड़ा है। कराची जो पूरे शहर, पूरे मुल्क को उसके टैक्स पेयर्स के पैसे से पूरा मुल्क चलता है, पूरा सिंध चलता है। और उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि 2009 में भी 38 अरब और 2021 में भी 37। अच्छा नहीं मालूम शेख साहब, अगर जो इल्जाम आप लगा रहे हैं कि कायमा कमेटी में जी अरमीर जी रो साहब,
जी जी अलीम साहब, जो इल्जामात आप लगा रहे हैं कि कायमा कमेटी में भी बिल नहीं आया और बैक डोर से चीजें सारी जो है वो हुई, तो ऐसे में आप पर भी इल्जामात हैं कि जो सेनेट में अभी स्टेट बैंक के हवाले से जो बिल था उसमें आपने अपोजिशन को बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया। यूसुफ रजा गिलानी तो भी ये गिला करते नजर आ रहे हैं कि मैं मुल्तान में था, मुझे इन्फॉर्म 10 बजे किया गया। एक तो मैं डायरेक्ट आ जाऊँ यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर, वो जरा पता नहीं किस उसमें कैफियत में थे। रात 1 बजे को, दिन का 1 बजे कह रहे थे, 10 बजे बिल पेश हो चुका था, रात 1 बजे एजेंडा रात को ही आया करता है। और मैं फर्ज करूं, बताना चाहता हूं, देखिए सिंध में ये कोई बिल स्टैंडिंग कमेटीज को नहीं भेजा गया किसी को। ये तो सेनेट वाला बिल तो असेंबली से पास हुआ था, स्टैंडिंग कमेटीज में पहले से जा चुका था, डिस्कशन हो चुकी थी, सेनेट का इजलास चल रहा था। एजेंडा तो एक रात पहले डिसाइड होता है, ये तो कोई नई बात तो नहीं, इजलास चल रहा था। एक रात पहले रात को 1 बजे तक उनको इतला ढूंढ रहे थे, उनको उस दिन 9-10 बजे तक लोगों को एजेंडा भिजवा दिया गया था। ये रात 1 बजे हाथ आए थे, इनको रात 1 बजे बता दिया गया, और रात 1 बजे से सुबह उतने बजे तक 9 घंटे का रास्ता है, जबकि मुल्तान से वहां का 6-7 घंटे में इंसान पहुंच जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि फर्क है यहाँ सिंध में तो विदाउट सेंडिंग टू द स्टैंडिंग कमेटीज, और हमारे पास तो फर्स्ट डे जिस रोज इंट्रोडक्शन हुई उसी रोज कंसिडरेशन हो गई, जिस रोज पेश किया गया उसी रोज पास किया गया। वो तमाम बिल जिनका अगर आप भी देख लें स्टेट बैंक के अलावा भी ये तमाम अपना पूरा कोर्स मुकम्मल करके आए हैं। और एक और चीज आपने क्या मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया, अरे सिंध में तो स्टैंडिंग कमेटीज में एक अपोजिशन का मेंबर नहीं है, कोई स्टैंडिंग कमेटी में सिंध में अपोजिशन का मेंबर ही नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन होना चाहिए अपोजिशन में, लीडर। सिंध में पीएसी में चेयरमैन तो छोड़िए, मेंबर भी कोई नहीं है, जबकि बिलावल जरदारी खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। ये अलमिया है, सिंध में तो डिक्टेटरशिप है, मार्शल है, रियासत की तरह चला रहे हैं सिंध को। ठीक है। अच्छा, बस आखिरी बात जल्दी से, मतलब टाइम थोड़ा है। हलीम आदिल शेख साहब ये फरमाइए कि आखिर कोई तो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी सिंध में मुसलसल जीतती चली जा रही है। आपकी तमाम तर कोशिशें अपनी जगह बिल्कुल बजा हैं, लेकिन इसके बावजूद वो स्पेस नहीं मिल पा रही आवाम को, आवाम के अंदर वो पजीराई नहीं हो पा रही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को और पीटीआई को भी, जो फिर आपकी कोशिशों के नतीजे में होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी जीतती आ रही थी। पहले ये आपस में तुम उधर हम का फार्मूला चल रहा था, नून का पीपी का। पहली दफा वफाक में वो गवर्नमेंट आई है जिन्होंने इनको जेलों का, नैब का, केसेस का रास्ता दिखाया है। और एक अर्ज करता चलूं, पिछले इलेक्शन में जब इनका बूम था, सिर्फ 12 नशिस्तों का, इलेक्टेड नशिस्तों का फर्क है, 12-13 का। ठीक है। 5 सीटें आ गई, स्पेशल सीट उसके ऊपर 17 का टोटल डिफरेंस है, तो इतना बड़ा नहीं है। इंशाल्लाह इस दफा बहुत शुक्रिया ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आप कोई एंडिंग कमेंट देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में कामयाब होगी या नहीं होगी, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात जितने भी हुए हैं उसमें हमने यही देखा है कि उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह मौजूद है। तो उनके जोर को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी अपोजिशन पार्टीज को, उसके बगैर मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। बस अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, दांतों की हिफाजत तरह से मुमकिन बनाई जाए, दांतों की सेहत को किस तरह से बरकरार रखा जाए, इसके लिए कोलगेट स्पार्कल इज़ दी बेस्ट टूथपेस्ट। इसमें शामिल है फ्लोराइड, इसमें शामिल है लौंग, इसमें शामिल है पर्ल पाउडर, जो कि आपके दांतों को हर एतबार से मुकम्मल हिफाजत, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फ्लोराइड को अगर हम देखें तो ये आपके दांतों को बहुत ज़्यादा मजबूती देता है, दांतों में कैविटीज़ नहीं लगती, जब कैविटीज़ नहीं लगती तो ऑब्वियसली कीड़ा भी नहीं लगता। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लौंग के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। दांतों में अगर ठंडा गर्म लगने की शिकायत हो तो उसके लिए लौंग जो है वो बेस्ट है। इसके साथ साथ लौंग जो है वो साथ ही साथ यही नहीं सिर्फ आपके दांतों को मजबूती भी देता है, दांतों में ठंडा गर्म लगने से भी बचाता है, और आपको एक महकता हुआ सांस ये वाली फीलिंग भी देता है। और पर्ल पाउडर, जिन लोगों के दांत बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, उसके लिए पर्ल पाउडर का इस्तेमाल कोलगेट स्पार्कल में किया गया है, जो कि आपके दांतों को सफ़ेदी फराहम करता है।
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت ہر طرح سے بہترین رہیں، پروٹیکٹڈ رہیں، سو آپ کو کرنا کیا ہے کہ کولگیٹ اسپارکل کو دن میں 2 مرتبہ ایک اچھی کوالٹی کے ٹوتھ برش کے ساتھ استعمال کرنا ہے. یس سر. 2 چیزیں اور اس میں کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اور صبح کو ناشتے کے بعد ہر صورت میں کولگیٹ اسپارکل سے اپنے دانت صاف کریں. یہ آپ کو محفوظ رکھیں گے کیڑا لگنے سے، یہ آپ کو محفوظ رکھیں گے کیوٹیز بننے سے. یہ بہت ہی ضروری ہے، چونکہ رات عموماً ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ کھایا اور پھر سستی میں یا اس کا ذائقہ اپنے منہ میں لیے ہوئے سو جاتے ہیں، جو بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اسی طرح سے صبح ناشتے کے بعد اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ آپ اپنے دانتوں کو ضرور صاف کریں. اور پھر ایک اور چیز کہ کوئی بھی میٹھا اگر آپ نے کھایا دن میں تو کوشش کریں کہ اپنے دانت ضرور صاف کریں. میٹھا آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے. کولگیٹ اسپارکل سے جس وقت آپ اپنے دانتوں کو صاف کریں گے میٹھا کھانے کے بعد تو بھی آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی کیوٹیز نہیں لگیں گی اور آپ کو کیڑا لگنے سے محفوظ رکھے گا. بالکل. حرمیت سے بھی ذرا گفتگو کر لیں. جی حرمیت صاحب، آپ نے ایک بات تو میں بڑی اچھی کی کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے رات کو عموماً یہی ہوتا ہے. سستی کے ساتھ ساتھ بڑی وجہ یہی ہے کہ نارملی میں اچھی چیز کھا لیتے ہیں، خاص کر آج کل گاجر کا حلوہ، مختلف حلوے جو ہیں وہ میٹھے ذائقہ دار بھی ہوتے ہیں، تو بھیا دل نہیں کرتا ہے نا بھیا، نہیں سواد چلا جائے گا. یہ جو چیز ہوتی ہے نا، میں وہی کہوں گا ان کو کہ بھیا سواد اگر لینا ہے زندگی بھر کا سواد، تو بھیا آپ رات کو برش جو ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کھانے کے بعد جو کیوٹیز، جو بیکٹیریا، جو جرم جراثیم جو بنتے ہیں، تو وہ یہی وجوہات ہوتے ہیں کہ ہم رات کو برش اکثر نہیں کرتے اور سو جاتے ہیں. تو یہی وجوہات ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی اگر آپ نے دانتوں کو صاف اور چمکدار رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، تو رات کو برش جو ہے اس کو اپنی زندگی کے اہم جز بنا لیجئے گا. تو آپ جو یہ زندگی کے سواد ہے نا، پھر بھیا کھٹے میٹھے کا سواد آپ زندگی بھر لے سکیں گے. بالکل ٹھیک ہو گئی. اسی کے ساتھ صرف یہی نہیں، کولگیٹ اسپارکل آپ کے لیے لا رہا ہے قیمتی انعامات جیتنے کا موقع. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ کولگیٹ اسپارکل کے ساتھ ایک پکچر ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے. اپنی کریں، اپنی کسی بھی فیملی ممبر کی کریں، اور ہم وہ پکچر مارننگ شو میں بھی دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے آپ لکی ڈرا کا حصہ بھی بن جائیں گے اور قیمتی انعامات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈینٹل سرجن ڈاکٹر زہرا مسعود. زہرا، تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو آور شو. ایک ہیلدی انڈیویجول، صحت مند جو انسان ہے، اس کو اپنی دانتوں کی حفاظت کس طرح سے کرتے رہنی چاہیے تاکہ وہ جو خرابی ہے اس سے بچ سکے؟ اچھا، ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ عمارت جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی زلزلہ سہ سکتی ہے. اسی طرح جب ہمارے دانت اندر سے مضبوط ہوں گے تو اس کے اوپر جتنی ڈیلی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے اور جو ہماری ڈیلی ڈائٹری جو لائف سٹائل ہے جس میں کافی حد تک ڈیٹوریشن ہے، تو اس کو وہ برداشت کر لے گی. اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ جو ہمارا سارا دانت کا سٹرکچر ہے دیٹ از آل میڈ اپ آف کیلشیم، یعنی 98% وہ کیلشیم ہے. جب ہم اپنی ڈائٹ کے اندر ڈیلی بیسس پہ جو ہے کیلشیم کا انٹیک اچھا رکھیں گے، اچھی جو فائبرس ڈائٹ اور ہارڈ فوڈز کا استعمال کریں گے، تو ہمارے دانت اندر سے محفوظ مضبوط بھی رہیں گے اور باہر سے ہونے والی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے اس سے محفوظ بھی رہیں گے. تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم اپنے جو روزمرہ میں دودھ سے بنی ہوئی مطلب ڈیری پروڈکٹس ہے اس کا استعمال ضرور کریں. ڈیلی بیسس پہ 2 سے 3 گلاس دودھ کے ضرور پئیں تاکہ ہمیں فیوچر میں جو سپلیمنٹس ہیں یعنی کیلشیم سپلیمنٹس ہیں اس کا کم سے کم اس طرف جو ہے رجحان رہے. ہم ویسے آرگینک چیزوں کا استعمال کریں. دہی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کھائیں، ایک انڈا ڈیلی بیسس پہ. اور جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا، سارا ایکسپلین کیا، بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ رات کو سونے سے پہلے لازمی برش کریں تاکہ جو سارا دن کا ہمارا کھایا پیا ہے جو دانتوں کے اندر جمع ہوا ہے، اسٹکڈ ہے، تو رات کو بیکٹیریاز کو وہ فیوریبل انوائرمنٹ ہی نہ ملے اس فوڈ کو کنزیوم کر کے اپنی باڈی سے. ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے دانتوں کے ساتھ سارا فوڈ اسٹکڈ ہوتا ہے، رات کو جراثیم ان کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ایز اے ریزلٹ ان کی باڈی سے ایسڈ سیکریٹ ہوتا ہے جو دانتوں کے اوپر پٹنگ کرتا ہے، یعنی گڑے کیوٹیز بناتا ہے. تو اگر ہم رات کو سونے سے پہلے برش کر کے سوئیں گے تو بیکٹیریاز کو چانسز ہی نہیں ملے گا کہ وہ گڑے بنائیں. سیکنڈلی یہ ایک بڑی مین وجہ یہ ہے کہ رات کو ہمارا منہ میں چونکہ سلائیوا نہیں ہوتا، سلائیوا جو ہے اس کا کام ہے ایک ڈیفینسو پروٹیکشن کا. یہ دانتوں کو ایک ڈیفینسو لیئر پروٹیکشن دیتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھتی ہے. تو چونکہ رات کو ہمارا منہ اسٹیگننٹ ہوتا ہے اور سلائیوا نہیں ہوتا تو پھر یہ جراثیموں کو بڑا فیوریبل انوائرمنٹ ملتا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کر کے سوئیں، صبح اٹھیں صرف کلی کریں.
ضرورت نہیں ہے ابھی ٹوتھ برش کرنے کی. اس کے بعد ناشتہ کریں, ناشتہ کرنے کے بعد پھر سے دانت صاف کر کے تو ہم پھر اپنے اسکول کالج یونیورسٹی جہاں جانا ہے وہاں جائیں. ہم بات پہلے بھی اپنے شو میں بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو صبح کا برش آپ نے کرنا ہے وہ ناشتے کے بعد کرنا ہے, لیکن یہ چیز میرے سے خود بھی نہیں پریکٹس ہوتی. میں پہلے بھی کر لوں گی, بعد میں بھی کر لوں گی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں صرف بعد میں کروں اور پہلے کچھ نہ کروں. سو یہ چیز اس کو کس طرح سے میں اگر دانتوں کے اندر کیوٹیز نہ ہو, ماسک کھوڑا نہ ہو, کیلکولس نہ ہو, کیوٹیز نہ ہو, تو صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا فریش ہوتا ہے, آپ کو ضرورت ہی فیل نہیں ہوتی. یعنی اگر منہ میں انفیکشن ہوگا, کیوٹیز ہوں گی یا ماسک کھوڑا لگا ہوگا, پھر تو آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو مطلب گندا سلائیوا اسمیل آ رہی ہوگی, تو پھر آپ ناشتہ نہیں اس طرح کر سکتے. لیکن ایک عام اچھا ہیلدی انڈیویجول جس کے دانتوں کے اندر کوئی کیوٹیز نہیں ہے, کوئی انفیکشن نہیں ہے, کہیں کیلکولس نہیں لگا ہوا ہے, تو وہ صبح اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتی ہے. تھوڑی سی جو مارننگ بریتھ ہے وہ تو ہر انڈیویجول کے منہ سے آتی ہے, وہ تو بہت نارمل ہے, لیکن وہ ایک خاص بیئریبل ہوتی ہے. ایک وہ جو گندی اور جو گندا سلائیوا ہے وہ والا ایسے نہیں ہوتا. تو آئی تھنک اگر چاہتے ہیں صرف کلی کر لیں, دیٹس اٹ. نمک والا پانی, نمک رکھیں واش روم میں لازمی, پنچ آف سالٹ پانی کے اندر ڈال کے اس کے گرارے کر لیں, بہترین ذائقہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ ناشتہ کر لیں. ناشتہ کرنے کے بعد, کیونکہ بار بار برش کرنا بھی صحیح نہیں ہے نا, صرف دن میں 2 دفعہ برش کرنا, دیٹ از مور دین انف. کیونکہ آپ جتنا برش کریں گے دانت آپ اتنے گھسائیں گے اوپر سے, انامل کو نا ویئر اینڈ ٹیئر ہوگا, تو وہ بس 2 دفعہ برش کرنا, دیٹ از. آپ نے جیسے کہا کہ جو عمارت شروع سے ہی اس کی مضبوطی دیکھنی چاہیے, تو اس میں بچوں کے خاص طور پہ جب دیکھا جائے تو بچپن سے ہی بچوں کو عادت ڈال دینی چاہیے برش کرنے کی. کتنی عمر سے تقریباً آپ سمجھتی ہیں کہ بچے کو جیسے ہی دانت آئیں اس وقت سے شروع کر دینا چاہیے اس کو؟ اچھا, مائیں جو ہیں, جو بچہ پیدا ہوتا ہے, مائیں سارے ماشاءاللہ کلین کرتی ہیں, سر بھی صاف کرتی ہیں, سارے پارٹس, آرم پٹس, جینیٹل پارٹس سب صاف کرتی ہیں, لیکن اندر سے جو بٹ ہوتے ہیں بچے کے, جسے گم پیڈ ہوتے ہیں, وہ نہیں صاف کرنے کا رجحان. بچہ پیدا ہوا ہے, ظاہر ہے اس نے دودھ پینا ہے, اس نے پہلے دن سے دودھ پینا ہے, تو بٹ صاف کرنا, گم پیڈ صاف کرنا پہلے دن سے ہی ضروری ہیں, صرف ململ کے کپڑے کے ساتھ. ظاہر ہے ہاتھ پہ صاف ستھرا ململ کا کپڑا لیں گے اور اس سے بچے کی زبان صاف کریں, گم پیڈ صاف کریں. اب بچہ جو ہے 7-8 ماہ میں اس کے منہ کے اندر صرف 2-3 دانت ہوتے ہیں. 8 ماہ کا بچہ ہو گیا, 2-3 دانت ہے, اس کو سادہ جو ہے ٹوتھ برش, چھوٹے سے ہیڈ کا ٹوتھ برش جو ہے بچے کو, اس کو ہاتھ میں پکڑا دیں تاکہ بچے کو ایک فیملائز ہو جائے کہ ہاں بھی یہ کوئی ٹوتھ برش ہے اور اس سے مجھے یہ جو میرے 2-3 چھوٹے سے دانت ہیں بس اس کو میں نے ایسے صاف کرنا ہے. اب بچہ اپنی پہلی برتھ ڈے کو پہنچ جاتا ہے تو اب اس کے منہ میں 8 سے 9 دانت یا 10 دانت آ چکے ہوتے ہیں, اس کی داڑیں بھی آ چکی ہوتی ہیں, اس کے اوپر نیچے 4-4 دانت بھی آ چکے ہوتے ہیں. اس کی جو خوراک ہے وہ بالکل ویسی ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے بڑوں کی ہوتی ہے. وہ جنک فوڈ بھی اسٹارٹ کر دیتا ہے, میٹ وغیرہ, چکن وغیرہ, ہر چیز لینا اسٹارٹ کر دیتا ہے. تو فرسٹ برتھ ڈے سے جو ہے اس کو پراپرلی ٹوتھ برش اسٹارٹ کر دینا چاہیے. اس میں جو ٹوتھ پیسٹ کی کوانٹٹی ہے وہ صرف اتنی ہوگی جتنا چاول کے دانے کا سائز ہے, اس سے زیادہ ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جتنا چاول کے دانے کے سائز ہے بس اتنے اور کے ساتھ. ٹوتھ پیسٹ بھی کوئی اسپیسیفک ہوگی, فلورائڈ بیسڈ, جیسے آپ نے کولگیٹ اسپارکل کا نام لیا, فلورائڈ اس میں چونکہ مین, آپ نے کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ آپ یوز کر رہے ہیں اس میں فلورائڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور بس چاول کے دانے کے سائز کے ساتھ وہ اسٹارٹ کریں. اچھا, اب یہ کیا ہے, اب تو بچے 3 سال کے ہوتے ہیں, 4 سال کے ہوتے ہیں, سارے اوپر نیچے والے دانت جو ہے وہ کھائے گئے ہوتے ہیں. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ مائیں جو ہے بچوں کو برش نہیں کرواتی, دانت سمجھتی ہیں کہ یہ تو دودھ کے دانت ہے, یہ جھڑ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, ان کو شروع سے ہی اپنی عمارت کو مضبوط رکھیں تاکہ جو ہے دانت پروٹیکٹڈ رہیں. ٹھیک ہے جی حرمیت. اچھا ڈاکٹر, ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ دانتوں کے حوالے سے, صاف ستھرائی کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے, لیکن تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ زبان کو صاف کرنا کتنا اہم ہے دانتوں کے ساتھ. جو جراثیم ہمارے دانتوں کے اوپر ہیں وہی ہماری زبان کے اوپر ہیں, تو اس لیے زبان کو صاف کرنا بھی ڈیلی بہت ضروری ہے. زبان کے لیے صاف کرنا صرف ہم نے اس میں ٹوتھ پیسٹ نہیں لگانی ہوتی. سادہ جب ہم نے دانت صاف کر لیے اس کے بعد ہم اپنے ٹوتھ برش دھو لیا, اس دھلے ہوئے ٹوتھ برش کے ساتھ صرف زبان پہ اندر سے باہر زبان کو صاف کر لینا ہوتا ہے ڈیلی, خاص طور پہ بچوں میں, کیونکہ بچوں کی ایک ان کی جو فنگس گروتھ ہے وہ بہت کوئک ہوتی ہے. بہت آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں کی زبان کے اوپر وائٹ پیچ ہوتا ہے, وہ بیسکلی
बेसिकली फंगस की जो ग्रोथ हो रही होती है, तो उसको डेली साफ करना चाहिए ताकि बच्चा जो अच्छा, है हम देखते हैं कि माएँ जो है वो बच्चों को अर्ली एज से टूथब्रश करने की आदत नहीं डालती। होता क्या है कि बच्चे असल में बहुत ज़्यादा कैंडीज खाते हैं, मीठा, चॉकलेट्स, उसके बाद वो कुल्ली तक नहीं करते। बच्चों के दांतों में कैविटीज भी बहुत लगती हैं, कीड़ा भी बहुत लगता है। सो टूथब्रश ना करना इसका यही रिजल्ट है या इसके और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कैविटीज और कीड़ा लगना? अच्छा, कैविटीज जो हमेशा स्टार्ट होता है ना बच्चों का, वो कैविटीज के साथ ही होता है, लेकिन वो जब कैविटीज प्रोग्रेस करके हड्डी के अंदर चले जाती है तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देती है। अब जब इन्फेक्शन कॉज करती है तो इन्फेक्शन का चूंकि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो वो साथ साथ हड्डी को भी खाना शुरू कर देता है। तो इस तरह जो उनके नए आने वाले दांत होते हैं वो डैमेज होते हैं। देखें, जाहिर है वो अर्ली एज में दूध का दांत जब शेड हो जाता है अपने वक्त से 2-3 साल पहले, इन्फेक्शन होगा, हमारे पास बच्चा आएगा तो हम जाहिर है उसको एक्सट्रैक्ट ही करेंगे क्योंकि हमने पहले बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर वो अपने वक्त से पहले ही 2-3 साल पहले शेड हो गया तो जाहिर है जो नए आने वाले दांत है वो टेढ़ेपन का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए ये सिलसिला रुकता नहीं है। कैविटी जो होती है वो एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी से तीसरी लेयर और उसके बाद हड्डी तक प्रोग्रेस करती है। तो इसलिए बच्चों के जो दांत साफ कराना बहुत ज़रूरी होती है। सेकेंडली, सबसे बड़ी वजह ये है कि जितने जरासीम मुंह में वो उनके पेट के अंदर जाते हैं तो उनका पेट खराब होना, आए दिन मोशंस लगना, और दूसरी बात ये कि जब आपके मुंह की ऐसी कंडीशन होगी तो आपका जो खाना पीना है, जो आपकी एपेटाइट है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, आपका दिल ही नहीं करता खाना खाने को, और ऐसे बच्चे फिर छुट्टी भी कर लेते हैं, स्कूल से बुखार वगैरह में भी मुब्तला हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी। तो ये जो अगर फर्ज के टेढ़ेपन का शिकार हो गए बच्चों के दांत, तो उसका फिर तरीक़ेकार क्या है कि पहले उनको ग्रो हो जाने दिया जाए जितना उन्होंने बढ़ना है, फिर उसके बाद उसका कोई ट्रीटमेंट हो, या उसी वक्त से ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए? अच्छा, बच्चे की जो पहली ऑर्थोडोंटिक विजिट होती है ना वो उनकी 8 या 9 साल की उम्र में होती है। अगर माँ बाप को ये लग रहा है कि मेरे बच्चे के दांत जो हैं वो ऊंचे हो गए हैं या टेढ़े हो गए हैं या उसका ऊपर वाला जबड़ा या नीचे वाला जबड़ा आगे की तरफ जा रहा है, 8-9 साल में अमूमन पता चल जाता है, तो उसमें माँ बाप को ये नहीं, उसको वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ ठीक है अच्छी तरह आगे निकल जाए और उसके बाद ट्रीटमेंट कराएंगे। नहीं, उसी वक्त उनका डेंटल विजिट होना चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं जो बच्चों के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जो उनकी उसी वक्त जो है वो ग्रोथ को वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं। अच्छा, अगर जो दांत का टेढ़ापन हो ही गया है तो उसमें जो ब्रेसेस हैं, जो सारी दुनिया में जो दांतों का टेढ़ापन है उसका इलाज ब्रेसेस के थ्रू होता है। तो वो जब बच्चा टीनेजर हो जाता है, 13 साल की उम्र में हो जाता है, जब उसके दूध के सारे दांत गिर जाते हैं और अब उसके मुंह में सारे परमानेंट दांत है, तो हम उस वक्त उसका ब्रेसेस के जरिए इलाज कर सकते हैं। और आजकल वैसे भी जो है, अच्छा डॉक्टर, एक चीज हमने बड़ी ज्यादा देखी है, बहुत ज्यादा लोग इस बारे में भी सवाल करते हैं, हमने देखा है कि डेंटिस्ट के पास अगर वो जाते भी हैं तो फिर वो कहते हैं कि भैया अभी वो खून आना, पीप आना, ये सारी चीज़ें जो है उनको इन मसाइल का सामना होता है। वजूहात क्या होती हैं कि बार बार डेंटिस्ट के पास जाना भी है, इलाज नहीं हो रहा, तो क्या इसकी वजूहात क्या होती है? क्या हमारे खुराक में कोई ऐसी चीज़ शामिल होती है या कोई तरीका नहीं होता ब्रश करने का, या कोई ना कोई मसला ऐसा होता है जिसकी वजह से खून और पीप का मुसलसल आना? देखें, ब्रश एक तो ब्रश की जैसे मैंने बताया कि ब्रश तो 2 टाइम पे करना है, रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद। उसकी फिर एक सीक्वेंस होता है। ब्रश करने का मकसद होता है कि वाकई दांत साफ करना, सिर्फ खाली टूथब्रश से घुमाना नहीं मकसद होता। आपने एक एक दांत के ऊपर जो प्लाक की लेयर जम जाती है, जो खाना स्टक, उसको रिमूव करना होता है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर जो इनिशियली जो होता है दांत के ऊपर जो कीड़ा होता है सिर्फ दांत के ऊपर लेयर में होता है, जब हम वहां तक उसका इलाज नहीं कराते तो वो अंदर वाली लेयर्स में चला जाता है। अब वहां पर भी अगर उसकी रूट कनाल नहीं करवाते तो वो हड्डी के अंदर चला जाता है। तो इस तरह इन्फेक्शन का सिलसिला जो है वो रुकता नहीं है, वो बढ़ता रहता है। तो वो इसलिए साल में एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाएं। और सेकेंडली ये कि अगर जाहिर है उसके जो पता कैसे चलेगा कि मेरे दांत अब ख़राब होने शुरू होंगे, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है दांतों का, ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब ब्लैक हो रहे हो या ब्राउन हो रहे हो तो जाके ज़रूर विजिट करें। लेकिन इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है अगर आप अपने दांतों की मुकम्मल हिफाजत करें, और इस हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि आपने कोलगेट स्पार्कल को लाजमी तौर पर 2 मरतबा अच्छे टूथ ब्रश के साथ इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ कोलगेट स्पार्कल आपके लिए ला रहा है कीमती इनामात जीतने का मौका। करना आपने क्या है कि अपने किसी भी फैमिली मेम्बर की पिक्चर कोलगेट स्पार्कल के साथ हमें व्हाट्सएप करें, हम वो पिक्चर अपने शो में भी दिखाएंगे। और ऑब्वियसली इसके साथ साथ आप लकी ड्रॉ का हिस्सा भी बन सकते हैं और कीमती इनामात भी जीत सकते हैं। नंबर है हमारा
06069319749 इस पर आपने हमें पिक्चर व्हाट्सएप करनी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़हरा मसूद हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल इंशाल्लाह फिर करेंगे। भी उम्मीद है हमारे साथ आएंगी इंशाल्लाह हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम जानते हैं पाकिस्तान में गुर्बत भी है, महंगाई भी है, बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं, बट इस तमाम तर सूरत हाल में फिर भी पाकिस्तान में एक गांव ऐसा है जहां की टोटल आबादी 25,000 है और उस 25,000 में से तमाम जो लोग हैं उन सबके पास जॉब्स हैं। जी, गांव कौन सा है जी? इस्लामपुरा। इस्लामपुरा, हरमीत का जो सवात है इसी का ये वहां पर ही उसकी सराउंडिंग इस्लामपुरा है। और मतलब ये मुझे जहाँ तक मालूम है वो ये है कि यहाँ पे खड्डियों के ऊपर लोग वो ऊनी इकट्ठा करके उसके जरिए चादरें बनाते हैं, दस्तकारी के काम करते हैं और पूरे का पूरा गांव उसमें इन्वॉल्व है। और उसकी बुनियाद ये है कि गांव की मसनूआत जितनी भी हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। इससे पहले कहा जाता है कि 7-8 गांव और भी थे जो इस काम में मशगूल होते थे, लेकिन उनके यहाँ काम कम हो गया, इनके यहाँ काम बढ़ गया। इन्होंने ऐसी क्या जिद्दत अख्तियार की है कि जिसके बुनियाद के ऊपर इनका काम पजीराई उसकी बहुत ज़्यादा है। पहले तो हरमीत से जानते हैं। हरमीत, आपका ये इस्लामपुरा जो गाँव है सवात का ही गाँव है जिसके बारे में कहा जाता है 100% वहाँ पे रोज़गार है सब लोगों के पास। इसके बारे में कुछ आपको इल्म हो? रोज़ साहब, वैसे तो हमारे इलाके में ज़्यादातर सलामपुर हम कहते हैं कि सलामपुर की शाले, और वहाँ पे ये सैदू शरीफ के बिल्कुल करीबी गांव है और मुख्तलिफ छोटे छोटे गांव भी हुआ करते थे जो अब भी है और उसमें अब भी वही काम हो रहा है। लेकिन शाले जो हैं और जो साड़ियाँ होती हैं, जैसे शड़ई, पश्तो में शड़ई का नाम भी दिया जाता है, जो ऊन से बनती हैं और बड़ी गर्म होती हैं। सर्दियों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो वहाँ के मुकामी लोग या वहाँ से ज़्यादा जो है इस्लामाबाद, मरी, इन इलाकों तक भी ये शॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। जितने भी बड़े स्टॉल्स, अगर आप कराची की तरफ जाएँ या लाहौर की तरफ जाएँ, जहाँ जहाँ पर भी जाएँ, तो सलामपुर की ये शॉल्स जो हैं ये ज़्यादा मशहूर होती हैं। और काफ़ी लोग जो हैं, ख़वातीन देखें या बच्चे देखें, जवान देखें, तो लोग जो हैं काफ़ी मेहनती हैं यहाँ के लोग। और मखसूस वहाँ के अगर हम सवाद जब सैदू शरीफ की तरफ हम जाते हैं तो ये शाले जो हैं वो हमें मुख्तलिफ दुकानों में नज़र आती हैं। मुख्तलिफ चीज़ों पे कारीगरी जो है इनकी जो है वो बड़ी मशहूर है। तो लोग जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, और हमने देखा है कि मेहनती बड़े ज़्यादा है। और यही वजूहत हैं कि लोग जो हैं ना किसी गवर्नमेंट के ताबे हैं, ना उस चीज़ों को देखते हैं कि हमने जो है हुकूमत की तरफ हर चीज़ की तरफ देखना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखी जाती है कि मेहनत जो है अपने बलबूते भी की जाती है। और यही वजूहत है कि बेरोज़गारी ना होने के, जो रोज़गार की शरह है वो आप देखिए मुकम्मल है, 100% है। तो यही वजूहत है कि लोग अपनी मेहनत करते हैं, दिन रात करते हैं। और दुनिया में, पूरी दुनिया में ये शॉल्स मशहूर है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर दुनिया भी जाती हैं। तो सलामपुर की शॉल जो है पूरी दुनिया में इसको पजीराई मिली है। अच्छा हरमीत, ये बताओ कि इसका मतलब ये है कि औरतें मर्द दोनों काम कर रहे होते हैं, तो क्या उन्होंने अलग अलग काम किए हैं ऐसे कि औरतें जो दस्तकारी उसमें करती होंगी या डिज़ाइन बनाती होंगी और मर्द जो हैं वो बुनते होंगे, या दोनों एक ही तरह से खड्डियों के ऊपर बुन रहे होते हैं? रोज़ साहब, हमने देखा है कि ज़्यादातर ये घरों में ही काम होते हैं, जिसमें एक बैठक सी बनी होती है जिसमें मर्द और ख़वातीन जो अपनी फैमिली के हमरा ये काम किया जाता है। हर घर में ये सिस्टम चलता है जहाँ पे ख़वातीन जो है वो जो दस्तकारी करती हैं, दीगर चीज़ों के साथ साथ मर्दों का हाथ बटाती। साड़ी जो है या शॉल जो है, इसमें मर्द जो है वो ख़वातीन से ज़्यादा तेज़ है, ख़वातीन उनसे ज़्यादा तेज़ है। लेकिन ज़्यादातर ये होती है कि बैठक बनी होती है, हर छोटी छोटी बैठक में जो है वहाँ पे ख़वातीन और मर्द अपना घर में ही जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें तैयार होती हैं, फिर वही चीज़ जो है बाहर मार्केट की तरफ वो सप्लाई करते हैं। लेकिन ये चीज़ हम देखते हैं कि हर बंदा जो है अपने इलाके तक चीज़ें जो हैं लोग जाते हैं, क्योंकि कोशिश ये होती है कि लोग जहाँ, अगर आप सवात की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपको सस्ती शॉल चाहिए, क्योंकि यही शॉल जब इस्लामाबाद आती है तो इसकी कीमत जो है 10,000 से 12,000 15,000 तक भी बढ़ जाती है, 8,000 तक भी बढ़ जाती है। तो यही शॉल आपको वहां से बड़े 3,000 में, 2,500 में बड़े आराम से मिल जाती है। तो कोशिश ये होती है कि जो सैर व सयाह के लिए लोग जाते हैं वो सलामपुर की तरफ जाते हैं, और सलामपुर की शॉलें जो है वो जगह जगह पे सैदू शरीफ के आसपास जो है वो आपको नजर आती हैं।
اور لوگ وہاں سے زیادہ خریداری کرتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے ہول سیل کے ذریعے چیزیں اٹھا کے انہی گھروں سے مال اٹھا کے وہ مختلف جو علاقے ہیں پاکستان کے انہی میں بھیجتے ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہیں یورپ کی طرف یہ اس کی رسائی بڑی زیادہ ہے. زیادہ تر جو سوات کے مقامی لوگ ہیں جو انگلینڈ میں رہتے ہیں, مختلف یورپ کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں, تو وہ یہاں سے یہ شعلے لے کے وہاں پر سپلائی کرتے ہیں, کیونکہ گرم بڑی زیادہ ہوتی ہیں. بڑی خوبصورت طریقے سے اس پر جو ہے وہ ساری چیزیں جس طرح کی جاتی ہے, جس طرح کام کیا جاتا ہے, وہ بڑا ہی منفرد ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. حرمیت نے تو کافی زیادہ ڈیٹیلز بتا دی ہیں, یہاں کے لوگ, یہاں کا یہ جو انوائرمنٹ ہے, لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں, کھڈیوں پر کس طرح سے شالز بنائی جاتی ہیں. زبردست گاؤں, اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بے روزگار ہے ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی ویرائٹی, ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ویرائٹی ہوگی شالوں کے اندر. عورتوں کی الگ ویرائٹی ہے, مردوں کی الگ ویرائٹی ہے, اور پھر جیسے آ رہا ہے کہ وہ دن بدن اس میں نفاست آتی چلی جا رہی ہے. میں نے بھی مطلب وہ شالیں خریدی ضرور ہے سواتی, لیکن سوات کے حوالے سے صرف ہم جانتے ہیں کہ سوات کی شال ہے, اسلام پورا کا نہیں پتا, بنتی وہاں پر ہے, بنتی وہاں پہ ہے. اور حرمیت نے کافی تفصیل سے ہمیں بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے گھروں کے اندر دستکاری شروع ہوتی ہے. اب تو یہ جو ہمیں ویژولی نظر آئے بڑے پیمانے پہ انڈسٹری لگ گئی ہوئی ہے, اور جانا تو یہی چاہیے کہ پھر سیدو شریف اگر قریب ہے تو سیدو شریف سے جا کے خریدی جائیں. بٹ یہاں کے لوگ, ان کا مطالبہ یہ بھی ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر دور حکومت میں وعدہ کیا گیا کہ اس کو درجہ دیا جائے گا انڈسٹریل زون کا, بٹ ابھی تک اس پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا. بٹ سٹل یہاں کے لوگ, یہاں پر کوئی بے روزگاری بھی نہیں ہے, اور لوگ جو ہیں وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے سوات سے ہمیں جوائن کریں عبدالصمد. تھینک یو سو مچ سمد. یہ بتائیے گا, رپورٹ ہم نے دیکھ لی, ہمیں پتہ بھی لگ گیا اس گاؤں کے بارے میں, کچھ ڈیٹیلز جو ہم نے شیئر نہیں کی وہ آپ بتائیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ حکومتی سرپرستی سپورٹ یہاں کے لوگوں کو, مقامی لوگوں کو کس حد تک حاصل ہے؟ جی بالکل, یہاں کے آبادی تقریباً 25,000 تک یہاں کی آبادی ہے, اور یہاں پر جس طرح رپورٹ میں آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ یہاں پر کوئی بھی آدمی ایسے فارغ نہیں ہے. تقریباً سارے کے سارے لوگ, 100% کے لوگ یہاں کے برسر روزگار ہے. اس میں تقریباً 60% کے لوگ جو ہے یہ کڑی کے جو چادر بناتے ہیں یہ کام کرتے ہیں. 30% کے لوگ جو ہے وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے جو پولیس اور وغیرہ وغیرہ ہے, اور 10% کے جو لوگ ہیں وہ باہر ممالک میں کام کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے اور بھی دوسرے علاقے ہیں وہاں پر بھی ان لوگوں کے کاروبار اچھے خاصے چل رہے ہیں, کیونکہ یہاں سے جو چادریں بناتے ہیں تو اس چادروں کو دوسرے گاؤں میں بیچ دیتے ہیں دوسرے خواتین کو, وہ وہاں سے اس پہ کڑھائی شڑائی کا کام کر کے ان کو واپس بیچتے ہیں, پھر اس کو اچھے خاصے داموں میں دوسرے ممالک میں دوسرے علاقوں میں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, سمد سے تو بڑی دلچسپ بات ہماری جاری رہے گی. میں یہ چاہ رہا تھا کہ مطلب یہ جو ویرائٹی ہے اس کے لیے کوئی ٹیکنیکل کالج, کوئی ایجوکیشن کس طریقے سے یا نسل در نسل ایک دوسرے سے سکھاتے چلے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں نسل در نسل کی یہ کام ہو رہا ہوگا. میرے خیال میں انسٹیٹیوٹس تو یہاں کوئی نہیں ہوں گے, بٹ ہونے چاہیے. اگر اتنا ذرا پھیل رہا ہے تو مطلب یہاں پہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہو جائے جو ڈیزائننگ کا کام اور ذرا کرے, جس کے اندر نئے ڈیزائن مطلب ہوں. ابھی تک تو میرے خیال میں روایتی, اس کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ جو روایتی ڈیزائن ہے اپنے علاقے کے وہ محفوظ ہیں, لیکن اس کے اندر بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ صرف سمر سے پوچھتے ہیں یہ میرے خیال میں سوال اس طرح سے. السلام علیکم سمر, دوبارہ یہ بتاؤ کہ کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, لوگ کس طرح سے اگلی نسل تک یہ منتقل کرتے ہیں فن اپنا, یا کوئی ضرورت ہے ایسی کہ کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بن جائے؟ سر آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے, ساؤنڈ پرابلم آ رہا ہے سر. اچھا, میں دوبارہ آپ سے سوال اٹھاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹریننگ کی کوئی سہولت ہے بچوں کے لیے کہ آئندہ نسل جو ہے وہ بھی سیکھے, یا ایک نسل سے دوسری نسل تک ہی سب سکھایا جا رہا ہے؟ جی رؤوف صاحب, ایسا ہے نا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہ زمانہ قدیم سے یہ آ رہا ہے, یہ طریقہ آ رہا ہے زمانہ قدیم سے. یہ جو بچے ہیں وہ بھی گاؤں میں, اپنے گاؤں میں جو انہوں نے گھروں میں کڑی لگائے ہیں, جو کڑی والی مشینیں وہ لگائے ہیں, جس میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ خود ہی سیکھ سکتے ہیں سر. اچھا, اور بچے جو ہیں ان کے لیے کوئی کالج کی ایجوکیشن بھی ہے, کوئی وہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, اس کے بعد شروع کرتے ہیں یہ؟
जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि पहले स्कूल से पार हो गए तो यहाँ पर आके लेकिन यहाँ पर सर मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो मजबूरी है मैं उसको आपको बता दूं कि इस्लामपुर एक तारीखी गांव भी है। यहाँ पर बुद्ध मत के आसार भी जब जब बिखरे पड़े हैं जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गए हैं। इस्लामपुर को यहाँ के एक मजहबी शख्सियत मियानुर बाबा की वजह से भी काफी शोहरत मिली है। लेकिन सर यहाँ पर ऐसा है कि जो बच्चे हैं यहाँ पर वो जो यहाँ पर काम करते हैं जो चादरों को धुलाई करते हैं तो इस जो केमिकल है उस केमिकल के लिए कोई अच्छा सा रास्ता नहीं है कि उसको निकाल जाए। इसी वजह से इस बच्चों को इस जो कारीगर है उसको एलर्जी और दूसरी किस्म की बीमारियां लगने का खतरा भी हो सकता है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा समद, जैसे आपने कहा कि जो नई नस्ल है, जिस तरह रऊफ साहब ने फरमाया, पूछा भी आपसे, सवाल भी किया, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है इस फील्ड से थोड़े से आउट भी हो रहे हैं। पहले पूरे गांव में जो लोग थे वो इस तरफ आते थे, अब कुछ लोग जो है इसको कई हमने देखा है कि लोग एक अच्छी नज़र से भी नहीं देखते। ये भी सवाल वहां पे हमने देखा है लोगों को। तो क्या वजूहात क्या ये भी बन रही है कि जो पिछले और गांव थे उन्होंने काम छोड़ दिया, ये वजूहात भी बनी? सर ऐसा है कि पहले जो अभी तो जदीद दौर है, जदीद दौर के जो तकाजे हैं उन्होंने मशीनें लगाई, मशीनों से चादरें बनाते हैं। लेकिन जो चादरें लोग पसंद करते हैं तो वो हाथों वाली जो कड़ी जो बनाते हैं, हाथों पे बनाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से अगर जो जदीद दौर के जो मशीनें हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं कि जो हाथों से बनी की कढ़ाई है उसको दूसरे ममालिक में जो जिसमें रूस, सबर, दुबई, तकरीबन ये मैं आपको बताते चलूं सर कि एक मशीन पे तकरीबन दिन में 4 से 6 तक चादर बनाते हैं और ये तकरीबन इस इलाके में 4000 तक कड़ी वाली मशीन लगी हुई है जो पाकिस्तान को तकरीबन पर डे के हिसाब से 8 करोड़ रुपए तक तकरीबन इस तरह आमदन दे सकता है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल समद, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे। और यही बात कि ये गांव और ये जगह इतनी मज़ेदार किस्म की लग रही है, काश ऐसा ही माहौल और ऐसी ही हम अनएम्प्लॉयमेंट पूरे पाकिस्तान में देखें और ऐसी ही खुशहाली हमारे पूरे पाकिस्तान में हो। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूज़, पाकिस्तान की पहली पंजाबी वेब सीरीज़ रिलीज़ के लिए तैयार है और इस वेब सीरीज़ का नाम है शेख दी जट्टी। रऊफ साहब, अगर आपको याद हो तो माजी में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पंजाबी मूवीज़ बनती थी, लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती थी, बट अब उस तरह से हम पंजाबी कॉन्टेंट नहीं देखते। थिएटर में थोड़ा बहुत यूज़ होता था बट वैसे मूवीज़ बनना ख़त्म हो गई थी। जो लिहाज रखना पड़ता है आपसे बात करने के लिए, तू निकल जाता तो इस वजह से ना। तो बाकी ये पाकिस्तान की पहली पंजाबी वेब सीरीज़ है, इससे पहले पाकिस्तान में पंजाबी वेब सीरीज़ नहीं थी बन रही। तो जिस तरह आपको भी पता है पिछले दिनों गिप्पी गरेवाल साहब भी आ रहे थे तो उनको पाकिस्तान नहीं एंटर करने दिया गया, तो हम उनके वेलकम के लिए वहाँ पे थे वाघा बॉर्डर में, लेकिन वो उनका वीज़ा था बाय एयर वीज़ा था, तो वो बाय रोड आना चाह रहे थे, तो दैट्स व्हाई वो नहीं आ सके। उनका भी जॉइंट फिल्म वेंचर जो है उनका प्लान है, गवर्नर साहब के साथ भी प्लान है कि पाकिस्तान और इंडिया मिल के पंजाब के लिए कुछ कर सके, लहंदा पंजाब और चढ़दा पंजाब कुछ कर। अच्छा, तो ये बताओ कि मतलब ये स्टोरी लाइन आपने फिर कहाँ से पिक की? एक तो हो गया कि पंजाब, फिर पंजाब का कल्चर भी होना चाहिए, बिल्कुल उसको दिखाते हुए, तो वो कल्चर आपने किस तरीके से मतलब सोचा और उसको कहानी में बुनत? और तीसरी चीज़ ये बताओ कि मतलब कोई ट्रेनिंग आपकी है जिस बुनियाद के ऊपर आपने सोचा कि मैं पहले तरबियत ले लूँ फिर मैं इस तरफ आऊँ, या बगैर तरबियत के बस एकदम जंप कर दिया? नहीं, बिल्कुल काफ़ी उस्ताद है मेरे। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा सर अमानत अली, उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे लिखना जो है वो सिखाया। तो उसके अलावा काफ़ी मैंने शॉर्ट कोर्सेज इंटरनेट से किए थे। ये एक्चुअली मैंने बनाई कॉमेडी, ये कॉमेडी वेब सीरीज़ है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी अवाम में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, और वेब की तरफ अवाम तभी जाती है जब वो रिलैक्स होना चाहती है। तो इसका कॉमेडी क्राइटेरिया सिटकॉम, सिचुएशनल कॉमेडी पर ये बनाई गई है। और आपको पता है कि अगर सबसे ज़्यादा कॉमेडी की जाती है तो वो यहाँ शेख खानदान पे की जाती है या पठानों पे की जाती है, तो इस वजह से ये दो खानदानों पे है। हमारा हरमीत जो है ना वो बड़ा बुरा मना जाएगा, वो देखो वो नहीं वो बुरा नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको पता है कि ये जस्ट फॉर फन होता है। एक कैरेक्टर का नाम ले लिया, दूसरा कैरेक्टर माफ ही कर दिया। बात करते हैं भारतीय पंजाबी फिल्मों के हवाले से। अब भी अगर हम देखें, जिस तरह रोमन ने स्टार्ट में कहा कि भाई पहले पापा की पंजाबी फिल्में बड़ी पसंद की जाती थी, लेकिन मार धाड़ बड़ी ज्यादा थी, चीजें कुछ हटके थी, जो हमारा कल्चर था वो चीजें ना होने के बराबर थी। अब अगर हम देखें जो भारतीय फिल्में हैं, पंजाबी फिल्में हैं, वो पाकिस्तान में उनको ज्यादा पजीराई हासिल है। अगर ऐसा स्क्रिप्ट लाया जाए जिस तरह आप लेके आए तो कितनी कामयाबी हो सकती है? बिल्कुल ऐसे
ایکچولی اس میں ہم نے اسی وجہ سے 2 خاندانوں کو ٹارگٹ کیا، جٹ خاندان اور شیخ خاندان. تو اس میں مطلب آپ کو کافی ٹک ٹاکرز بھی دیکھنے کو ملیں گے. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ہم ٹک ٹاکرز کو ایکٹنگ میں لے کے آئے ہیں. تو اس میں بڑے نام میں بولا ریکارڈ، جام صفدر صاحب، جنت بیبو، تو کافی زیادہ ٹک ٹاکرز ہیں جن کو ہم پہلی بار جو ہے وہ ایکٹنگ والی سائڈ پہ لے کے آئے. اچھا لیلا، آپ بتائیں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اور ہمارے یہاں پر نارملی یہ سمجھا جاتا ہے جو آج کل کی جنریشن اور اسپیشلی جو ینگ بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ پنجابی اس طرح سے فریکوینٹ نہیں بول پاتی. سو آپ نے کس طرح سے ٹیکل کیا؟ آپ کی پنجابی کس حد تک اچھی ہے؟ میں ماشاءاللہ آلریڈی روڈ شو کرتی ہوں پنجابی چی کری دا، میں کہہ رہی پنجابی چی گل کر لیندے ہیں. تو میں آلریڈی ماشاءاللہ کافی فیمس تھی روڈ شو کی وجہ سے، پنجابی کو آلریڈی پروموٹ کر رہی تھی. تو پھر اس لیے جب پلان کیا تو میں نے کہا اوکے ہے، اگر ویب سیریز بنا دیں گے تو اس سے بڑی کیا بات ہے. تو ہم نے پھر اچھا اگر ہم ایسا دیکھیں تو ہر چیز کے لیے یہاں پر آبویسلی کچھ بھی آپ نے کرنا ہو بجٹنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ نے اپنے فائنینسز کو کس طرح سے ایڈجسٹ کیا، مینیج کیا، اور کیا یہ بڑے محدود بجٹ میں بنائی گئی یا کس طرح سے اس کا بجٹ؟ اس میں ایکچولی ہمارے پاس پہلے 2-3 فائنانسرز تھے، لیکن پھر بعد میں ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم اردو میں بنائیں. وہ پنجابی والی سائڈ پہ نہیں آنا چاہ رہے تھے. تو پھر ہم نے کافی فائنانسرز ہم سے چلے گئے. پھر ایک فائنانسر رہ گیا اور باقی لیلا جٹی اور میری اپنی کچھ سیونگس تھی وہ بھی ہم نے بیچ میں لگا دی. ہم خود بھی پروڈیوسر ہیں اس کے. تو لیکن کافی حد تک اچھا چل گیا تھا. کچھ لوگوں نے کافی ساتھ بھی دیا، لائک کچھ ایکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے فری میں کام کیا. لائک میں ان کا نام لینا چاہوں گا، مرحوم احمد بلال صاحب جنہوں نے ٹیفا اینڈ ٹربل میں بلو بٹ کا کریکٹر کیا تھا، وہ بھی اس میں اسپیشل اپیرنس دے رہے ہیں. تو کچھ لوگ ایکٹرز نے ویسے کہ پنجابی پروموٹ ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا پین سانو پیسے نہ بھی لبن تے اسی پنجابی پروموٹ کرنے واسطے کام کریں گے. تو مطلب اس طرح کا بھی. اچھا ریلیز کے لیے اب یہ تیار ہے، ریلیزنگ ڈیٹ کیا ہے؟ پھر ریلیز کے لیے آپ نے پلیٹ فارم کون سا چوز کیا؟ یہ فلمکس انٹرٹینمنٹ پہ پاکستانی پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ یہ ریلیز کی جائے گی اور مارچ کے فرسٹ ویک میں کی جائے گی. لیکن ابھی فائنل ڈیٹ نہیں آئی ہے. فائنل ڈیٹ کیوں نہیں ہے؟ فائنل ڈیٹ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ابھی ٹریلر جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں لانچ ہونا ہے. تو ہم نے تھوڑا سا سسپینس رکھا ہوا ہے. تو نیکسٹ ویک میں فائنل ڈیٹ آ جائے گی. ہم نے بھی تو ایک ٹریلر دکھایا، یہ ٹیزر تھا، اس کے بعد ٹریلر آئے گا. ابھی یہ ٹیزر تھا، یہ فرسٹ لک دیا ہم نے ابھی ویب سیریز کی. تو اس کے بعد ٹریلر جو ہے وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ. کوئی ایسا کام کرتے ہوئے اب آپ کو احساس ہوا ہو کہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، ان کمیوں کو دور کیا جانا چاہیے تھا، یا آئندہ اب کروں گا تو اس سے زیادہ بہتر طریقے پہ کروں گا؟ کوئی ایسا سبق، لیسن لرنڈ؟ جی سب سے بڑا لیسن مجھے یہ ملا تھا کہ وہ ٹک ٹاکرز کی جو ایکٹنگ تھی نا ان میں سے تھوڑی کمی تھی. لیکن ان کے لیے میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر ان کے لیے پہلے پراپر وہ ایکٹنگ ورک شاپس ہو جاتی ہیں تو وہ زیادہ بیٹر ہو جاتا. کیونکہ جس طرح اگر میں بولا ریکارڈ کا نام لوں تو جب وہ ان کا اسپیل ختم ہو رہا تھا تو تب وہ سیکھ گئے تھے ایکٹنگ کرنا. ان کے لیے وہ ایک چیز بنی ہوئی تھی کہ ہاں آپ آن ایئر ان کا نام لے کے بتا رہے ہیں. نہیں وہ ان کی غلطیاں ان کو بھی بتائیں، اور ایک جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو انہوں نے بھی اس چیز پہ ہم نے ایڈیٹنگ سیشن پہ ان کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں سر یہ غلطی ہوئی ہے. کیونکہ ان کے ایک ٹک ٹاکر ہے نا تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے موبائل نکالا، ٹک ٹاک بنائی، دیٹس آل. تو یہ بالکل ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے، آپ کو پتا ہے اس میں آپ کو آپ کے ہر اینگل سے آپ کو شارٹس دینے پڑتے ہیں. تو باقی بس یہی تھی کہ مطلب ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے ان کو پہلے ایکٹنگ ورک شاپس نہیں دیں اور نہ کچھ ایکسٹرا ان کے لیے ایکٹنگ کلاسز رکھی. تو وہ ایک دم بھی سیٹ پہ ہم سے جب انہیں ایکٹنگ کروانی پڑی تو کچھ غلطیاں کوتاہیاں رہ گئیں. لیکن وہ بھی کیونکہ کامیڈی تھی تو آپ کو پتا ہے وہ غلطی بھی کامیڈی میں اچھی لگنے لگ پڑتی ہے. تو وہ ایڈیٹنگ میں اس طرح سے بہتر. بالکل. لیلا مووی یہ جو ویب سیریز میں اس میں کوئی سانگز وغیرہ بھی ہیں یا سمپل ویب سیریز ہی ہے، سیریز آئیں گی، ایپیسوڈز آئیں گے اور دیٹس آل؟ نہیں، اس کا ایک پروموشنل سانگ ہے اور ایک او ایس ٹی ہے، اس کا کام ہو رہا ہے. او ایس ٹی آفیشیل ساؤنڈ ٹریک جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک وہ بھی ریلیز کر دیا جائے گا. اس کا وہ شیخ دی جٹی ہی سلوگن ہے اور اس پہ وہ بنا گیا. اچھا یہ نام آپ نے کیا سوچ کے رکھا شیخ دی جٹی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیخ اینڈ دا اینڈ جٹی، اس کو ذرا کلیئر کریں. ایکچولی میں شیخ نے بتا دیا کہ یہاں پہ 3 قوم ایسی ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی فن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے. پہلے تو سرداروں کو معاف کر گئے، پٹھانوں کی بات. پنجاب میں جٹ بھی تو بڑے فیمس ہیں اور ایکچولی میں شیخ ہوں اور یہ جٹی ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے شیخ دی جٹی، یہ شیخ دی جٹی ایکچولی یہ 2 مین کریکٹرز پہ ہے. تو یہ اچھا ٹھیک ہے جی. ہرمیت اچھا ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو جب شوٹ ہوتا ہے بڑے مزے کی باتیں بھی ہوتی ہیں. کوئی ایسی ہلکی پھلکی اسٹوری بھی بتائیے گا کہ جب شوٹ ہوا، اور یہ بھی بتائیے کہ شوٹ صرف لاہور میں ہو یا باہر بھی آپ لوگوں نے کیا، اور کتنا ٹائم لگا ہے پوری ویب سیریز کو کمپلیٹ کرتے ہوئے؟ یہ اسپیشلی لاہور میں ہو رہا ہے لیکن پورے پنجاب میں ہم نے اس کو شوٹ کیا ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ تھا تقریباً 4 منتھس کا. 4 مہینے آپ نے مسلسل کام کیا. اچھا رسپانس ویسے اوریجنل شیخ ہیں آپ پاجی؟ جی میں اوریجنل شیخ ہوں. میرا اپنا نام بھی احسن شیخ ہی ہے. اوریجنل شیخ ہیں ہوگی آپ نے ویسے مطلب جٹی گل ٹھیک کی. جب اور بات کریں پٹھانوں کو فوراً جواب دیں گے. کنجوسی نہیں کی، ویسے جتنا ہو سکا نا بجٹ
ਲਗਾਇਆ। अच्छा ये बताइए रिस्पांस ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅਸਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ असल जट साहब भी तो साथ है ना प्रोड्यूसर, मैंने भी किया है ना। हाँ पैसे इसने भी लगाए फिर ठीक है ठीक है आपका सवाल क्या था बताइए। हाँ मेरा सवाल ये था कि रिस्पांस आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली हमने आउटकम की तरफ ना इतना ज़्यादा फोकस नहीं था किया कि हम इसे बिजनेस कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि हमें दिली सेटिस्फाई ये है कि हमने मतलब पंजाबी की प्रमोशन के लिए कोई ना कोई और पहली पंजाबी वेब सीरीज का सहरा हमेशा हमारे पास रहेगा कि पाकिस्तान के लिए पहली पंजाबी वेब सीरीज हमने बनाई है, तो इससे बड़ा दिल सेटिस्फाई है कि कुछ किया हमने अपने कल्चर के लिए। बेस्ट विशेस, अल्लाह करे आपको रिस्पांस भी अच्छा मिले और थैंक यू सो मच लैला, आपने भी हमें शो में ज्वाइन किया, एहसन आपका भी बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।